चलो चल सही क्वेश्चन को देखो हाँ कौन सा जो आपने दिया था उनको के लिए हाँ जी indirect applicability of the limitation act via section 5 deal with section 2 किसके ऊपर indirect applicability कैसे हो किस चीज के ऊपर मतलब section 5 deal with section 2 में किस चीज के ऊपर एप्लीकेबिलिटी किस चीज के ऊपर क्वेश्चन है तो एप्लीकेशन हो गया ये है क्या ये तो बताओ सर आपने होमवर्क में क्वेश्चन लिखा है हाँ whether there is an indirect applicability of PLA via section deal section 5 deal with section 2 ये पूरा नहीं लिखा एप्लीकेबिलिटी अपॉन व्हिच अपॉन व्हाट देखो जरा दूसरे जो बच्चे उस दिन आए थे क्वेश्चन लिखा उन्होंने जल्दी करो देखो whether there is an indirect application of the limitation act via section 5 deal to be ये रिलेशन पेटिशन का दस्ता है सेक्शन 5 में पेटिशन अप्लाई होता है whether there is better देखो whether there is an indirect applicability सेक्शन 5 में दूसरे कौन में भी है सेक्शन 2 में हमें एप्लीकेशन बताइए सेक्शन 2 की एप्लीकेशन की डेफिनेशन है और सेक्शन 5 फॉर्मेलिटी फिर आपने कहा था दो एप्लीकेशन बतानी है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन होती है मतलब जो भी है वो अप्लाई नहीं होगा क्वेश्चन बन नहीं रहा शायद एक मिस हो गया होगा चलो कोई नहीं आ जाएगा इसका जिक्र आ जाएगा हाँ जी आपको बेसिकली वो वाली एप्लीकेशन बतानी थी दो जिनके ऊपर लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता एक बार सेक्शन 5 खोल लो इससे पहले एक बार सेक्शन 2 खोल लो देखो जरा सेक्शन 2 में रवि मान जा बेटा आते सेक्शन 2 में देखो कहीं पर वर्ड एप्लीकेशन दिख रहा है आपको बी में एप्लीकेशन है ठीक है ना सही वो सवाल याद करने की कोशिश भी कर लेना कोशिश मतलब क्या है उसके अंदर ठीक है ना देखो एप्लीकेशन इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड हो रहा है पिटीशन इंक्लूड कर रहे हैं ठीक है अगेन इसके अंदर जा नहीं रहे हैं फिलहाल सिर्फ आपको आउटलुक करवा रहा हूँ अभी तो इंट्रोडक्शन चल ही रहा है ठीक है ना चलो जी ऊपर देखो ए एप्लीकेंट इसके अंदर कौन कौन इंक्लूड है पिटिशनर हो गया कोई बंदा फ्रॉम और थ्रू whom एन एप्लीकेंट ड्राइव्स हिज राइट टू अप्लाई ठीक है जी अप्लाई करने का राइट अगर आ रहा है तो वो बंदा भी एप्लीकेंट की डेफिनेशन के अंदर आ गया है ठीक है जी और तीसरा कोई बंदा जिसकी एस्टेट रिप्रेजेंट करी जा रही है एप्लीकेंट के द्वारा लाइक एन एग्जीक्यूटर लाइक एन एडमिनिस्ट्रेटर और लाइक दी अदर रिप्रेजेंटेटिव ठीक है ना सही EAR के नाम से आपको लिखवा दूंगा ठीक है ना तो ये तीन बंदे आ गए हैं पेटिशनर आ गया है ठीक है जी एग्जीक्यूटर आ गया है एडमिनिस्ट्रेटर आ गया है और रिप्रेजेंटेटिव आ गया अदर रिप्रेजेंटेटिव आ गया ठीक है ना एप्लीकेशन की डेफिनेशन आओ एक बार सेक्शन 5 खोलो जरा सही हमने सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 11 किया था 12 किया था बताओ दो टुकड़े करे थे हमने इंट्रोडक्शन में 4 से 11 4 से 11 में क्या है एक्सेप्शन एक्सक्लूजन एक्सेप्शंस है एक्सेप्शन का मतलब ये जो समय है ये जो पीरियड है जो गुजर रहा है ठीक है जी इस समय को पीरियड ऑफ लिमिटेशन की गिनती से एक्सक्लूड कर देंगे सॉरी एक्सेप्शन कर देंगे आप बाद में आ जाएगा हम इसकी गिनती नहीं करेंगे ठीक हो गया चलो देखो जरा मैं पढ़ रहा हूं सेक्शन 5 कोई भी अपील अंडरलाइन कर लो
और को सर्कल कर लो, कोई भी एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन अदर देन एन एप्लीकेशन अंडर एनी प्रोविजन ऑफ ऑर्डर 21 ऑफ सीपीसी, ऑर्डर 21 एग्जीक्यूशन, ठीक है ना। अगेन हमने जब सीपीसी हम कर रहे थे तो हम एग्जीक्यूशन की क्या डाल रहे थे, एप्लीकेशन या पिटीशन, पिटीशन डाल रहे थे। यहाँ एप्लीकेशन इंक्लूड्स पिटीशन, ठीक हो गया, डन है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है जी। वो वाली एप्लीकेशन को छोड़कर बाकी सारी एप्लीकेशन, ठीक हो गया। चलो मे को जरा अंडरलाइन कर लेना, मे बी एडमिटेड आफ्टर द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड, ठीक है। अपील और एप्लीकेशन के अंदर भी एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन को छोड़कर, सूट के विषय में लिखा है सेक्शन 5 में नहीं है। इनको एडमिट किया जा सकता है जब प्रेस्क्राइब पीरियड खत्म हो चुका हो, यदि इफ द अपीलेंट और एप्लीकेंट सेटिस्फाई द कोर्ट, यदि कोई अपीलेंट और एप्लीकेंट कोर्ट को सेटिस्फाई कर दें दैट ही हैड सफिशिएंट कोज, कि उनके पास कोई सफिशिएंट कोज है फॉर नॉट प्रेफरिंग द अपील, कि वो अपील प्रेफर नहीं कर पाए और एप्लीकेशन मेक नहीं कर पाए विद इन सच पीरियड, उस पीरियड के अंदर कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन लग रही है। ध्यान रखना, कंडोनेशन ऑफ डिले ऑफ सूट की एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट नहीं लगेगी, ठीक है ना। सिर्फ अपील और एप्लीकेशन की कंडोनेशन की एप्लीकेशन जा रही है सेक्शन 5। अगर सूट डिले हो गया है, प्लेंट डिले हो गई है, तो उसकी कंडोनेशन की एप्लीकेशन विच प्रोविजन, कितनी बार रिपीट करना पड़ेगा विकास को, हाउ मेनी टाइम्स, घर पे जाके विजुलाइज नहीं करते हो आप, ठीक है ना। अगर सिविल की प्रैक्टिस करनी है तो बेयर एक्ट सीपीसी का साइड में रख लेना पड़ा, बिल्कुल लिमिटेड, मैं तो कह रहा हूँ, आज फिर रिपीट कर देता हूँ, लिमिटेशन एक्ट के साथ आपका पूरी सीपीसी रिवाइज कर सकते हो आप, 1 महीने का समय है, जिस जिसका प्रोविजन का जिक्र है उस प्रोविजन के अंदर घुस जाओ। जो पुराने बच्चे हैं उनके लिए इजी हो जाएगा, लिमिटेशन एक्ट के पर्सपेक्टिव से सीपीसी दोबारा से पढ़ लो। इसी लिमिटेशन एक्ट के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो सारा का सारा पढ़ना पड़ेगा, सब्सटेंटिव एक्ट है, सब्सटेंटिव पढ़े बिना प्रोसीजर समझ में आएगा नहीं, ठीक है ना। और वो सीपीसी समझे बिना, प्रोसीजर समझे बिना, ये एडजेक्टिव प्रोसीजर कैसे समझ में आएगा, ठीक हो गया, सही, ठीक हो गया। तो अगर जो बच्चे पुराने हैं, ठीक है ना, उनके लिए भी, और जो बच्चे पर्सपेक्टिव बेसिकली प्रैक्टिस के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है जी, और पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से बैठे हुए हैं, और बाय डिफॉल्ट क्या है, उन्होंने बस सीपीसी निपटाया नहीं, ठीक, कोई टेंशन नहीं है। क्या करना है, सीपीसी का बेरट खोल लेना, जहां आपकी टेबल है, जहां पढ़ाई करते हो वहां पे खोल लेना, जिस किसी भी प्रोविजन का जिक्र आएगा, ठीक है जी, इस टोटल 25 या 30 दिन, जो भी एक महीने या जो भी 20-25 दिन, दो वर्ष, ठीक है ना, उसके अंदर दोबारा से देख लेना। ऐसा है, ऐसा है, स्पेसिफिकली सीपीसी का तो अगले साल नंबर आएगा, ठीक है ना। चलो डन हो गया, सिंपल। आप देखो क्या लिखा हुआ है, ये देखो सेक्शन 5 टीएलए 1963 में क्या लिखा हुआ है, किसके ऊपर एप्लीकेबल है, अपील, एप्लीकेशन एक्सेप्ट ऑर्डर 21 की एप्लीकेशन सीपीसी एक्सेप्ट हो गए, ठीक हो गया। और लिमिटेशन एक्ट सिर्फ 3 चीजों के विषय में बात करता है। अगर हम शेड्यूल की बात करेंगे तो शेड्यूल के अंदर भी, अदरवाइज बात करोगे सेक्शंस के अंदर की बात करोगे, सब्सटेंटिविटी की बात करोगे तो उसके अंदर कौन कौन से, अपील, एप्लीकेशन और सूट। और सर ये हमेशा सिर्फ सिविल केसेस के लिए अप्लाई होता है, सिर्फ सिविल के लिए, ठीक हो गया। चलो जी, ये लिमिटेशन सर सिविल के लिए, हाँ चलो आओ जरा, अपील के ऊपर सेक्शन 5 डन, 5 लिख रहा हूं छोटा सा, एप्लीकेशन एक्सेप्ट ऑर्डर 21 की एप्लीकेशन सेक्शन 5, और जब हम सूट की बात करेंगे ऑर्डर 7 रूल 6 सीपीसी,
ठीक हो गया, विजुलाइज कर लेना। तो ये ऑर्डर 7 है, रूल 6 है, इस बात है। ये ऑर्डर 7 और ऑर्डर 10 और 11 बड़े बड़े सिविल स्टूडेंट में मैटर करते हैं। तो सीपीसी देखो सारी की सारी मैटर प्रैक्टिस ही वही है, प्रैक्टिस ही वही है, ठीक है ना। साथ साथ में ये भी पढ़े जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना पड़ेगा आपको अगर सिविल की प्रैक्टिस करनी है, लिमिटेशन के बिना प्रैक्टिस कर ही नहीं पाओगे, ठीक है जी। एसआरए तो मेन प्रोडक्ट है, कोई भी ये सूट डालोगे आप सिविल का, उसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इंजंक्शन मांगोगे, इंजंक्शन मांगते हैं एसआरए का सूट बन जाएगा। तो सर ये 4-5 चीजें सिविल सूट के लिए अप्लाई होती हैं, ये आपको कलेक्टिवली पढ़नी कलेक्टिवली पढ़नी पड़ती हैं। ठीक हो गया, चलो डन हो गया। ये याद रख लेना, सेक्शन 5 सूट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अगर मैं पूछूं क्या सेक्शन 5 पिटीशन के ऊपर एप्लीकेबल है? अगर कोई डाइवोर्स पिटीशन है लेट्स से, ठीक है, अगर उसके अंदर डिले हो गया है, उसको फाइल करने में डिले हो गया है, तो अब कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन डलेगी। यस सर। अब सवाल ये है कि डाइवोर्स पिटीशन की जो कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन है वो कहाँ डलेगी, ऑर्डर 7 रूल 6 या फिर सेक्शन 5? ऑर्डर 7 रूल 6, ठीक है जी। क्या लगता है संदीप जी? सेक्शन 5 में लगेगी सर। सेक्शन 5 में क्या लगता है? 5, ठीक है। सच है, ठीक है, सच है, ठीक है, हर्ष 5, ठीक। ऑर्डर 7 में क्यों लगा रहे हो? सवाल भी यही दिया था, सेक्शन 5 रीड विद 2B, एप्लीकेशन इंक्लूड्स पिटीशन। सर सेक्शन 5 में लगेगी ना? यस, सेक्शन 5। सर ये तीसरी क्लास है। हाँ, ठीक हो गया, डन है, सही। अगेन ध्यान रखना, ये जो ऑर्डर 7 रूल 6 है उसमें खालिस सूट लिखा है, स्पेसिफिकली सिर्फ सूट प्लेन, बस यही लिखा है और कुछ नहीं है। जब हम डेफिनेशन क्लोज पढ़ते हैं सीपीसी का, उसके अंदर कुछ ऐसी डेफिनेशन थी कि सूट इंक्लूड्स फलाना फलाना, या सूट डज नॉट इंक्लूड फलाना फलाना, सही। सिंपल हो गया, सिंपल है, यस नो, यस। ठीक हो गया। कंडोनेशन ऑफ डिले ऑफ डाइवोर्स पिटीशन अंडर सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट डल जाएगी, लेकिन एक सिंपल सूट है यदि उसके अंदर कंडोनेशन है तो उसके डिले की एप्लीकेशन ऑर्डर 7 रूल 6 में। सीपीसी की दृष्टि से आप सूट की डेफिनेशन में पिटीशन एप्लीकेशन इंक्लूड नहीं कर सकते, लेकिन लिमिटेशन के पर्सपेक्टिव से लिमिटेशन एक्ट तो खुद कह रहा है कि एप्लीकेशन के अंदर इंक्लूड कीजिए आप पिटीशन। एग्जीक्यूटर को भी एप्लीकेंट बोल रहा है लिमिटेशन एक्ट, एडमिनिस्ट्रेटर को भी एप्लीकेंट बोल रहा है लिमिटेशन एक्ट, अदर रिप्रेजेंटेटिव को भी एप्लीकेंट बोल रहा है लिमिटेशन एक्ट, ठीक है, सही। आई गेस आज की क्लास के बाद एकदम से जो है पॉइंट घूम जाएगा इसका, ठीक है ना, ये टेक्निकल हो जाएगी, कल से प्योर टेक्निकलिटी को चलेंगे, ठीक है ना, सही। मैं कोशिश करूंगा तुमको ये सरप्राइज मंडे को मिले, ठीक है। ये बहुत पतला एक्ट है, लेकिन ये एक टांग पे खड़े रखेगा भैया तुमको, ये ध्यान रखना, 1 महीना एक टांग पे खड़े रह के आपको तब करना पड़ेगा, ठीक है, वरना गिनती ही नहीं सीख पाओगे, ठीक है ना, सही। पहले टेस्ट में मेरा सबसे पहले यही काम होता है, ठीक है जी, मैं पिछले 10-12 सालों से यही कर रहा हूँ, ठीक है। क्या बच्चों को लिमिटेशन एक्ट कराने से पहले गिनती सिखाता हूँ, और लिटरली हर बार बच्चों का ऐसा ही हाल होता है, ठीक है ना। बस वो क्या है कि वो जनरल पर्सपेक्टिव उसके भी आप पे पढ़ते रहते हैं, ठीक है जी। ये जो है इसको पढ़ने के लिए कीन स्पेसिफिक आई चाहिए आपको, ठीक हो गया, डन। ध्यान रखना, इसको साथ साथ में एप्लीकेबल करना, साथ साथ में अप्लाई करते रहना माइंड में, एक भी पॉइंट छोड़ दिया, माइंड यू, अगर एक भी पॉइंट छोड़ दिया वहीं पे क्वेश्चन बन जाएगा। सीपीसी के साथ इंक्लूड होके क्वेश्चन आते हैं अप्लाइड इसके, और बहुत शानदार क्वेश्चन आते हैं, 1 लाइनर आंसर होता है, 1.5 पेज का क्वेश्चन होता है, 1 लाइन में आंसर होता है इसका,
तो प्रोसीजर बड़े अपने पैराग्राफ से अप्लाइड बढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। उसमें फैक्ट्स आपको बताएंगे, एक आदमी था वो उसने केस डाल दिया, 10 साल पहले लोन लिया था, लोन के बाद एक्नॉलेजमेंट आ गई, एक्नॉलेजमेंट के बाद फिर से एक्नॉलेजमेंट आ गई, फिर तीसरी एक्नॉलेजमेंट आने के बाद उसने उसको नोटिस भेजा, नोटिस में से कोई जवाब नहीं दिया, वो पूरा वो डालेंगे, आपको घुमाएंगे फैक्ट्स के, जस्ट सिंपल आंसर होता है। अच्छा वो तो वो लग रहा है हमको। ठीक हो गया, सिंपल। चलो एक चीज बताइए, जैसे ये सेक्शन 1 और 2 है, हाँ में शॉर्ट टाइटल एक्सेंट है, तो सर ये डेफिनेशन आ गई, ये सेक्शन जो 2 है, ये सारे के इसका मतलब जैसे ये सेक्शन 2 में सारा का सारा ये ABCD सारे सेक्शन 2 के पार्ट है, हाँ सब और ये सारा सेक्शन 1 के अंदर सिर्फ ये लिमिटेशन एक्ट का शुरू होता है, वो होता है, बस यही है, हाँ शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट होगा, बस जितना लिखा है उतना ही पढ़ेंगे, उतना ही। ठीक है ना। ठीक सेक्शन मतलब पढ़ाऊंगा मैं, सेक्शन 1 भी पढ़ाऊंगा। आओ अब ये इधर से आया एप्लीकेबिलिटी, अगेन मेरे को क्वेश्चन जो लिखवाया है, ठीक है, जो पता नहीं को पर्टिकुलर वर्ड शायद मिस हो गया है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है जी। अब मेरे हिसाब से मैंने आपको बता दिया है, अब सवाल जरा मेंटेन कर लेना क्या था, ठीक है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सवाल, ठीक हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन ये था, ये देखो एप्लीकेशन आ गई, ठीक है, एप्लीकेशन के ऊपर बताओ, एप्लीकेशन के ऊपर लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल है, यस है, ठीक है जी। कौन कौन से एप्लीकेशन को छोड़कर, ऑर्डर 21 CPC की एप्लीकेशन को छोड़कर, ठीक है। अगर इसको दूसरी दृष्टि से बोलूंगा मैं बोलने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, एग्जीक्यूशन पिटीशन पे एप्लीकेबल नहीं है ये, ठीक है जी। 2 एप्लीकेशन का होमवर्क दिया था, तो एक तो यही हो गई, सर एक मतलब जैसे एप्लीकेशन ऑफ रिव्यू उसके अंदर पर्टिकुलर टाइम दे रखा है 30 डेज का, हाँ तो लिमिटेशन तो है ही अप्लाई, तो सर वो लिमिटेशन एक्ट के थ्रू नहीं है ना, मतलब क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? सीबीसी में मेंशन है, क्यों 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 ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे भैया, ये 124 क्या है, रिव्यू, रिव्यू देखो ये लिखा हुआ रिव्यू, तो सर इलेक्शन पिटीशन इलेक्शन पिटीशन, हाँ ये सवाल बहुत अच्छा है, पिटीशन लिखा हुआ ना, इलेक्शन पिटीशन, आओ जरा, पहले ये जो वर्ड एप्लीकेशन है, ठीक है ना, हम एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं फिलहाल, ये सवाल नहीं है कि द लिमिटेशन एक्ट 1963 एप्लीकेबल है कि नहीं, मैं तो सिर्फ एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इस समय ये सवाल गलत हो जाएगा, क्या सूट के ऊपर लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल है, यस है, लेकिन मेंशन कहाँ है, CPC में, ठीक है ना। अगर इलेक्शन पिटीशन का सवाल अभी डालोगे तो गलत हो जाएगा। खालस एप्लीकेशन ढूंढी है कोई, मातालाल, 2 एप्लीकेशन जिसके ऊपर द लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, ओनली एप्लीकेशन, मैं सूट, किसी ट्रिब्यूनल, किसी कोर्ट, कोई बात नहीं कर, ये तो हो गया ना, फिर इनडायरेक्टली एप्लीकेबल हो गया, पिटीशन मान लिया आपने, सेक्शन 29 है इसका जो थर्ड क्लोज है, हाँ हाँ, क्लोज सेक्शन है, इसमें लिखा तो थर्ड क्या है, थर्ड सेक्शन है किसका, 29 का, हम्म, हाँ जी, say whether I provided money law for the timing in force with respect to marriage and divorce, nothing in this act shall apply to any suit or other proceedings under any such law, ठीक है, ये पहले एक सवाल बेटा, एक सवाल, इसको याद करके रखो, क्या सवाल पूछ रहे हो, ठीक है जी। देखो इसके अंदर ये लिखा हुआ है, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, ठीक है जी, अदरवाइज प्रोवाइड क्या कर दिया गया है, कोई भी लॉ जो टाइमिंग इन्फोर्समेंट में है, जो स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू मैरिज एंड डाइवोर्स के लिए है, इस एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी सूट और अदर प्रोसीडिंग्स पर, एनी सच लॉ, वो वाले जो लॉज है उनके ऊपर कुछ अप्लाई होता हो, लेट्स से द हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड बता दिया, बताया हुआ है,
ठीक है ना, स्पेसिफिक टाइम पीरियड बता रखा है लिमिटेशन का। जब उसकी बात आएगी तो द लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं करेंगे उसको, सिर्फ इतना लिखो। यस तो मैं भी ये कहता हूँ, मतलब जब ये स्पेसिफिकली दे रखा है, हाँ किसी और एक्ट में स्पेसिफिकली दे रखा है उसी तो लिमिटेशन एक्ट नहीं लगेगा। ऑब्वियसली अगर दोनों मानोगे तो फिर क्लैश हो जाएगा। ध्यान रखना, एडवोकेट कुछ भी करेगा लेकिन दो प्रोविजन में क्लैश नहीं करेगा, नुकसान नुकसान हो जाएगा। अगर वो सवाल उठा रहा है किसी प्रोविजन में, ठीक है ना, कोई प्रोविजन कंट्रेरी है, तो इसका मतलब ये है कि वो रेफरेंस लेना चाहता है, रेफरेंस का प्रोविजन जो है रेफरेंस रेज करना चाहता है। ठीक है, अगर यही सवाल है तो ठीक है, ठीक है। लेकिन सिर्फ उन परिस्थितियों की बात हो रही है जिन परिस्थितियों में मैरिज एक्ट और ये डाइवोर्स एक्ट जो है, ये मैरिज के लॉ जो डाइवोर्स के जो लॉज हैं, कोई स्पेसिफिक लिमिटेशन का पीरियड दे रहे हैं उधर। उन वाले पॉइंट का क्या करोगे जिनके अंदर कोई लिमिटेशन का पीरियड है ही नहीं? द लिमिटेशन एक्ट में आओगे उनके लिए। अगर डाइवोर्स की पिटीशन डालने के लिए आप लेट हो गए तो कंडोनेशन ऑफ डिले सेक्शन 5 में डालिए, ठीक है ना। डाइवोर्स की पिटीशन डालनी है, लिमिटेशन पीरियड कितना है? शादी से कम 1 साल। कम से कम 1 साल। सर जो ना पिछली बार एक सवाल आया था 14 हाँ सेक्शन 4 चलो। ऐसा इसमें डिले क्या है? है जी, डिले क्या जल्दी है इसमें तो मैं तो कह रहा हूँ लिमिटेशन एक्ट जब दिया हुआ है, आप मान लो हस्बैंड वाइफ की कल शादी हुई, आज भाई जूत बाज गया, और वो तो दीदी तेनू कह मैं जाऊंगी करा, ठीक है जी, वो करण जौहर की पक्की वाली फैन है, ठीक है जी। कोई मूवी है ना की मत पता नहीं क्या है, कौन देख रहा है? तू मेरी मैं तेरा मैं तेरी, हाँ, मतलब हो गई है। लिटिल नहीं देखते वैसे मूवी? है ना? चलो अच्छा, भला हो गई तुम्हारा, आपने देखा ना तो ऐसी मूवी देखता है। बुरा हाल है, ठीक है। अब अगेन इस प्रकार की कोई कन्या थी, इस प्रकार का कोई वो था, क्या कुपुत्र था वो, ठीक हो गया। अब क्या हुआ भाई साहब, पहले दिन जो है उनके तो जूत बज गए, ठीक है जी, ठीक है जी। रात को जो है वो अपना फेसबुक देख रहे हैं भैया, ठीक है जी, और वो पासवर्ड के ऊपर लड़ाई होगी। सुबेरे भाई साहब डाइवोर्स की बात हो रही, बताओ बताओ। नहीं होता सर, तेरा भी में भी होता है तो तेरा भी छोड़ दो, सिंपल डाइवोर्स। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? नहीं होता सर, होगा नहीं होता सर। पर्सनल चॉइस है सर, ये तो नहीं रहना। नहीं, पर्सनल चॉइस की बात नहीं। सर आप क्वेश्चन बताओ। क्या सेक्शन 14 में 1 साल ही लिखा हुआ है? क्या 1 साल के अंदर अंदर डाइवोर्स पिटीशन नहीं आ सकती? यस सर, हो सकता है सर, हो सकता है। फिर- पुराने में हुआ था। लो की बात हो रही हाँ, हो सकता है सर। आ सकती है। भाई, सर सेक्शन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में आ सकती है। सेक्शन 14 हिंदू मैरिज एक्ट में ही लिखा हुआ है। क्यों? नहीं, हाई कोर्ट जब- बता सर। लॉ के अंदर लिखा हुआ, सेक्शन 14 में लिखा हुआ बेटा जी। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्या करेगा उसमें? नहीं भाई, 6 महीने 1 हफ्ते में हो गया सर, 1 हफ्ते में हो गया। बिल्कुल भूल गए भैया। एक्सेप्शनल हार्डशिप, एक्सेप्शनल हार्डशिप हो जाता है, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में हो जाता है, जब ये अभी बिल्कुल रह नहीं सकते। ठीक है ना, डल सकता है। भूलना नहीं चाहिए था आपको। स्पेशल जो मैंने करवाया था, ठीक है जी, डीगल का केस बताया था आपको, कहाँ पे सर? याद रखना चाहिए था। डीगल तो क्या था सर केस? वो ऐसे ही था कि वो नकली में शादी कर ली थी। आजकल वो, उस समय वो करण जौहर कुछ ज्यादा ही फेमस था अपने बॉयफ्रेंड को जलाने के लिए, क्योंकि वो एक के बॉयफ्रेंड ने एक की बेस्ट फ्रेंड से शादी कर ली, तो इसने सोचा मैं अपने बॉयफ्रेंड को जला लूंगी, तो उसने अपने बॉयफ्रेंड के बेस्ट फ्रेंड के साथ शादी कर ली। ऐसे था भैया, सर गुड़गांव का केस तो मैंने ठीक है जी। फिर उसके पापा ने उसकी शादी रचा दी, उसके लिए उसके रिश्ता विश्ता कर लिया। अब वो लड़की आई है, ठीक है जी। अब दिक्कत क्या है कि वो लड़का जो उसको छोड़ना नहीं चाह रहा। जमा मतलब करण जौहर, मतलब जो है ना, मतलब एक होता करण जौहर तो नहीं है सर। करण जौहर का दिमाग खोला, उसमें से मलबा निकाला, ठीक है जी, यही है उसका मलबा बेसिकली, ठीक है जी। मलबा निकाला, ठीक है ना, उसको घोड़ा, उसमें से जो कहानी निकली भाई साहब उससे डील करना, ठीक है। उस लड़के को पहले तो डराया, ठीक है जी। डराने के बाद जो है बिल्कुल स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस कोर्ट को बता दिए, ठीक है जी।
लकीली उस समय जो फैमिली कोर्ट की जो जज साहिबा थी वो एक लेडी जज थी, काफी अच्छी लेडी थी वो, ठीक है जी, और उनको समझाया कि ऐसे ऐसे दिक्कत थी, तो उसने लड़की की व्यथा को समझा और डाइवोर्स दे दिया। सर ये सेक्शन 8 से कितने दिनों में मिल जाता है डिवोर्स? बिल्कुल मिल जाएगा, दूसरी डेट पे मिल जाएगा, 2 दिन नहीं, दूसरी डेट पे। उसी डेट पे हाँ जी, कमाल हो जाएगा। ठीक हो गया, सिंपल, ठीक हो गया। अब देखो उसके अंदर ये लिखा हुआ है, कहने का मतलब अगर विकास के सवाल की बात करूंगा तो ये लिखा हुआ है कि 1 साल का समय देना पड़ेगा आपको, सेकंड ओपिनियन अपनी शादी को, सेकंड एडवाइस अपनी शादी को, सेकंड चांस अपनी शादी को देना पड़ेगा, जनरल प्रैक्टिस है एक साल की। ठीक है जी। हाँ, ऐसा समझा जाता है, क्योंकि फिर सेक्शन 23 का बार लग जाएगा हिंदू मैरिज एक्ट का। अगर पार्टी नहीं लगाएगी तो कोर्ट बोलेगी भाई देख लो, एक बार बैठ के बात कर लो। सर डिवोर्स होने के बाद एक आदमी डिवोर्स हो गया तो वो दूसरी शादी जो कर सकता है उसमें 1 साल का टाइम होना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ तो एक क्वेश्चन आया था सर हमारा 2019 वाले में एआई नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो तो हिंदू मैरिज एक्ट में लिखा हुआ है। तो अभी का टाइम थोड़ा वो करना पड़ेगा। हाँ, उसी उसी में लिखा हुआ है, हिंदू मैरिज एक्ट में लिखा हुआ है। सेक्शन 15 हाँ हाँ, 15 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, चलो जाने दो। चलो जी आगे आ जाओ। अब क्या है, उसके अंदर ये लिखा है कि आप अपनी शादी को मौका दोगे दूसरा, लिमिटेशन के विषय में बात नहीं करता हूं। हाउएवर एक टाइम पीरियड हैज बीन गिवन, समय अवधि तो दे रखी है, ठीक है ना, सिंपल हो गया। लिमिटेशन एक्ट के अंदर तो बाय डिफॉल्ट हम सेक्शन 5 में क्या बात कर रहे हैं कि डिले, कंडोनेशन डिले की एप्लीकेशन डाल रहे हैं, ठीक है, वो कहां डलेगी, सेक्शन 14 की थोड़ी ना डलेगी, सेक्शन 5 लिमिटेशन, ठीक हो गया। ये लो डाइवोर्स पिटीशन, ठीक है जी। अगर ये पिटीशन, ये अगर ये पिटीशन आपको फाइल करनी है तो सेक्शन 14 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो है आपको टाइम पीरियड दे रहा है कि 1 साल आपको वेट करना होगा, ठीक है ना। वैसे बदल देना चाहिए, 1 साल में ड्रम तैयार हो जाता है आजकल। लड़के को शादी करना छोटी से ये भी लड़कों को चल। अरे ठीक, सर ये पूरे केस में क्या होना चाहिए? प्योर डिस्क्रिप्शन क्यों होना चाहिए क्या कोर्ट की? क्या, ये अगर ये बदले तो क्या होगा? जैसे टाइम हटा दिया 1 साल का, हाँ हाँ उसकी जगह भी हाँ, क्या किया जाए? बिल्कुल, जज देखे कि मतलब सर्कमस्टेंस कैसे हैं, यस, एक्सेप्शन हार्डशिप है कि नहीं है, ठीक है ना। ये बोल देना कि नहीं इसने मेरा पासवर्ड मांग लिया है, ये इसने मेरी प्राइवेसी का ब्रीच कर दिया है, ठीक है, वो तो दोनों को सजा मिली है, ठीक है, ये कोई हार्डशिप नहीं है। एक वो मूवी आई थी, कौन सी आई थी उसकी, थप्पड़, ठीक है जी। अरे थप्पड़ तो तू तेरे एक थप्पड़ ला गया, तू गलात मार दे, तू नाराज होकर कोर्ट में क्यों आ गई। सर जज उनके ऊपर फाइन भी हो सकता है ना, छोटी बातों पे केस नो नॉट फाइन, फाइन फाइन नहीं सकता, कोर्स लग गई, कॉस्ट। ठीक हो गया, सिंपल। क्या ये बोल रहा है कि भाई मान लो, क्या सेक्शन 14 ये बोल रहा है कि मान लो भाई 2 साल में आए, ठीक है जी, अब भाई कंडोनेशन डिले की एप्लीकेशन यहाँ लगी, क्या ये बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, ठीक है। स्पेसिफिकली क्या ये बोल रहा है कि 1 साल के वेट करे बिना तो फाइल होगा ही नहीं पिटीशन, ये बोल रहा है, ये भी नहीं बोल रहा है। क्यों, इसके एक्सेप्शन आगे, दो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन हार्डशिप और दूसरा कौन सा था, दो है एक्सेप्शन, एक्सेप्शन हार्डशिप और एक्सेप्शन सर्कमस्टेंसेस, ठीक हो गया, चलो। लेकिन किंतु परंतु यदि डिले हो गया है, ठीक है जी, तो इसकी डिले की एप्लीकेशन कहां लगेगी, सेक्शन 5 द लिमिटेशन एक्ट में लगेगी। अब क्रूरलिटी चल रही थी, क्रूरलिटी, अब 1 साल के अंदर अंदर आप डालोगे, सीधी सिंपल सी बात है। मेंटेनेंस आपने क्लेम करना है, 1 साल के अंदर अंदर डालोगे, ठीक है ना। मेंटेनेंस की कहां लिखी है टाइम पीरियड, मतलब अच्छा शादी के मतलब पहले साल की वाइफ को मेंटेनेंस नहीं, वाइफ को मेंटेनेंस की पिटीशन फाइल करनी है, टाइम पीरियड कहाँ है, सर ये 24-25 चौबीस 25 हिंदू मैरिज एक्ट, बिल्कुल सही बात है जी। 144 सीआरपीसी, सॉरी बीएनएसएस, सर इसमें टाइम पीरियड नहीं है। वाह 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 वाह, यस है,
इन दोनों में भी है, 24-25 में भी है, 26 में भी है। हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट सेक्शन 18, 19, 20, 21 सभी में है। सर अगर वाइफ और हस्बैंड दोनों बराबर कमाती हैं, वाइफ की सैलरी लाख रुपए और हस्बैंड की, तो तभी वाइफ मेंटेनेंस कर सकती बिल्कुल है, तो देना पड़ेगा उसको। देना पड़ेगा। सर लेकिन वो बराबर कमाती है फिर भी कोई बात नहीं। नहीं, मतलब वो तो सर अगर वो रिक्शा चलाएगा तो भी देना पड़ेगा, जी रिक्शा चलाएगा तो भी देना पड़ेगा, वाइस वर्सा ऐसा नहीं। नहीं, वो तो 1 लाख रुपए महीना खुद कमाई, डिपेंड थोड़ी ना उसके ऊपर। हाँ कोई बात नहीं, इक्वल स्टेटस ऑफ लाइफ के आधार पे मेंटेनेंस दी जाती है। चलो मतलब ये है कि भैया देखो लेडीज का खर्चा ज्यादा होता है, नेचुरली खर्चा ज्यादा है, ठीक है ठीक है ना। अब वो क्या है, खर्चा उस पर कर नहीं रहा, चलो मान लिया कि लड़की जो है वो लाख रुपए महीना कमा रही है, ठीक है, इसकी भी लाख रुपए है, ठीक है, ये वो 10,000 रुपए के सिगार पी लेता है, वो 10,000 रुपए घर पे लगा रही है, अच्छा बच्चे को वो पाल रही है, फिर उसको मिलना चाहिए क्या? हाँ ठीक है जी, चलो बच्चे जो है वो ये पाल रहा है कंप्यूटर, तो मेंटेनेंस वाइफ चलेगा? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा शी इज फ्री टू होल्ड 10,000 सिगार। सर ये एक biasness है। गलत है, गलत है ये गलत नहीं, है। ये biasness है। ये फॉरेन गलत में कल्चर है, इस मामले में आप हुए equality based पे। कोई इक्वालिटी नहीं है वहाँ पे, इसका मतलब मेरा दोस्त मिल जाएगा। नो नो इक्वालिटी, वहाँ के कंसेप्ट अलग है, वहाँ शादी करने की आवश्यकता नहीं, यू हैव योर किड्स विद योर गर्लफ्रेंड, ठीक है ना, सही। और जब गर्लफ्रेंड छोड़ के जाएगी तो आधी प्रॉपर्टी ले जाएगी, बच जाओगे, यहाँ तो कम से कम बच रहा है तुम्हारा, वहाँ पर भी जाती है सर ऐसे। वहां पर ही ले जाती है, यहाँ नहीं लेके जा सकती। यहाँ नहीं जाती है। डन हो गया, सवाल पे आ जाओ वापिस। करना काम से। वहां पे सिर्फ केस फाइल करने के बारे में बता रखा, लिमिटेशन पीरियड नहीं है, यानी डीले की बात नहीं हो रही है, ठीक हो गया, सही। आप दोबारा से होमवर्क पे आ जाओ, बहुत समय लगा रहे हो भैया, आज भी इंट्रोडक्शन में जाएगा, कल भी इंट्रोडक्शन में जाएगा, ये भी 2 महीने खींचोगे क्या? बताओ फटाफट दो एप्लीकेशन, अगर नहीं पड़ी है तो लिख लो उसी पॉइंट में। पॉइंट बनाया था क्या, सिर्फ सवाल सवाल लिखा था आपने? ठीक है, लिखो जरा पॉइंट। द लॉ ऑफ लिमिटेशन does not govern, simple लिखो, TLA does not govern on the applications which have no mention in the schedule, थर्ड डिवीजन, डिवीजन लिखी हुई ना शेड्यूल के अंदर, इन द शेड्यूल ब्रैकेट के अंदर थर्ड डिवीजन में, देखो जरा स्क्रीन पे, ये थर्ड डिवीजन आर्टिकल 118 से, ठीक हो गया। ये एप्लीकेशन, ये देखो लिखा हुआ है एप्लीकेशंस इन स्पेसिफाइड केसेस, एक एप्लीकेशन ऐसी है, दो तीन है तो खैर बहुत सारी, लेकिन आपका 2 से ही पाला पड़ेगा, अगर पढ़ा तो क्या पता उससे भी ना पड़े, ठीक हो गया। जनरली उससे सवाल आते भी नहीं, क्योंकि उसका मेंशन नहीं है, ठीक हो गया, उसके प्रोसीजर के बारे में लिखा नहीं हुआ कहीं पर। चलो जी, ये हो गया। देखो कितनी एप्लीकेशन है, 118, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एप्लीकेशन है, ठीक है जी। लिखो जरा अब 21वीं एप्लीकेशन जिसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि शेड्यूल के अंदर नहीं हो। नंबर 1 एप्लीकेशन लिखो, कंटेम्प्ट एप्लीकेशन। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सुना है ना? यस। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कब होता है? सर जो हम कोर्ट की बात नहीं मानते, कौन सी बात? कोर्ट तो बहुत सारी बात बोलेगी। जो ऑर्डर में लिखे यस, कोर्ट के ऑर्डर की नाफरमानी अगर आप करते हो, ठीक है ना, बेसिकली तब कंटेम्प्ट बनता है, ठीक हो गया। दूसरी एप्लीकेशन लिखो, एग्जम्पशन एप्लीकेशन। संजय जी पढ़ा कभी एग्जम्पशन एप्लीकेशन? नहीं सर, कहाँ करना चाहिए आप, सर ये सबसे पहले एप्लीकेशन।
ठीक है ना। हाजिरी माफी की एप्लीकेशन होती है कि आज भाई मेरा जो क्लाइंट है वो आ नहीं सकता जज साहब, सर बेटा पढ़ा है सर, ठीक है, एग्जाम्शन ना सर। एग्जाम्शन की एप्लीकेशन, हाँ ये तो पढ़ते हैं। ड्राफ्ट की बात, ड्राफ्टिंग की बात। बताओ जी, किसी की आइडेंटिटी रिवील कर दी है, एप्लीकेशन लगा रहे हो आप, बताओ सिविल एप्लीकेशन है क्रिमिनल? सर आइडेंटिटी आइडेंटिटी रिवील हो गई है, सर ये क्रिमिनल है सर। क्रिमिनल है, यस सर। ठीक, तो यहाँ की बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में जरा लिख लो, नेक्स्ट पॉइंट बना लो, TLA is not applicable upon criminal proceedings. क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, ठीक है ना, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को ब्रैकेट करके BNSS लिखो। BNSS, हाँ जी, तो सर नया बन गया ना सर। तो होमवर्क ले जाओ, BNSS के अंदर सेक्शन आपको पढ़ाया गया है, आपको लिमिटेशन का एक छोटा सा चैप्टर है प्यारा सा BNSS में, लास्ट के पोर्शन में। सर बता दो ना सर, मुझे पता नहीं क्या कौन सा पढ़ना खोल है? के देखो, मैं कह रहा हूँ आपको, लिमिटेशन का एक छोटा सा चैप्टर है लिमिटेशन का। BNSS में, लास्ट में देखना आप, ठीक है ना, वहां मिल जाएगा, हेडिंग ही मिल जाएगी, स्पेसिफिक क्या नंबर बताऊंगा, ठीक हो गया, ठीक है, वो चैप्टर देखोगे और यहाँ पे लिख लोगे, ठीक है। ये कारण आपको बताया जा रहा है कि BNSS के ऊपर द लिमिटेशन एक्ट क्यों अप्लाई नहीं है, क्यों, क्योंकि उसका लिमिटेशन उस एक्ट में लिखा हुआ है, सिंपल सी बात है, ठीक है सर। ठीक है ना, वहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है। BNSS आपको बता रही है कि जिसके अंदर 1 साल की सजा है तो उसमें टाइम पीरियड कितना है, FIR कटवाने का, क्रिमिनल कंप्लेंट डालने का 1 साल, जिसमें 2 साल की सजा है उसमें 2 साल का टाइम पीरियड है, जिसमें 3 साल है ना वो उसमें 3 साल के टाइम पीरियड है, ठीक है ना, वो सेक्शन पर्टिकुलरली देख लेना और यहाँ मेंशन कर लेना, ठीक हो गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, ये देखो जरा, ये पॉइंट लिख लिया हमने, चेक 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 चेक, ये रेट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, लिमिटेशन एक्ट लिख लिया, यस उस सर। रेट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है सर। संदीप जी देखो जरा, क्या आपने पॉइंट लिख लिया है कि रेट के ऊपर लिख लिया है आपने, देखो जरा, लिख लिया है, उस पॉइंट के ऊपर जरा एक केस लो लिख लो, श्रीमती राजमाता विजया राजेश सिंधिया, सिंधिया की स्पेलिंग लिख लो SCI, SC लिख लो, इंडिया से पहले SC लिख लो, ठीक है, सिंधिया बन जाएगा, स्किंडिया होता है इंग्लिश में बेसिकली, ओरिजिनल सिंथेसिस सर ये। सिंधिया, हाँ, वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, स्टेट ऑफ हाँ जी, 1986 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है जी। इसमें बेसिकली एक रिट फाइल होती है, ठीक है ना, हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट जो है उसको गलती से 90 दिन का डिले हो जाने के बाद, 90 दिन का टाइम पीरियड होता है बेसिकली अपील वगैरह डालने का हाई कोर्ट में ना, जनरल पीरियड 90 दिन का होता है, ठीक है, 90 दिन के पीरियड के बाद आती है और हाई कोर्ट गलती से उसको डिसमिस कर देता है, फिर ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट स्पेसिफिकली बोलती है कि रिट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है लिमिटेशन, ठीक है ना, क्यों नहीं एप्लीकेबल, क्योंकि सेक्शन 5 में, ठीक है, सेक्शन 2 में भी नहीं, कहीं पर भी रिट नहीं लिखा हुआ, सर। रीड किसको बोलते हैं? रिट परमादेश, मतलब ठीक है जी, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर या बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, लिखो जरा, पिछली बार भी नहीं लिखा आपने, लिखो जरा, लिख पॉइंट बना लो, जरूरी थोड़ा ना कि हम वही पॉइंट लिखेंगे जो टीचर बोल रहा है, ठीक है ना, आपको कोई चीज नहीं अगर समझ में आ रही है या फिर को आपको लगता है कि मैं होमवर्क मुझे करना चाहिए, पॉइंट बना के लिख लो उसका, रिट, ठीक है जी, लिखो आर्टिकल 32, 139 एंड 226, रीड विद 227 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अगर इसमें अप्लाई करके
हाँ, होगा ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाइड है हर किसी बेरेट के ऊपर, कोई बेरेट कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, ये ध्यान रखना भाई, सोच समझ कर। ठीक है जी। स्टेट को कोई आदेश देना हो, स्टेट ने कोई काम करना हो, ठीक है जी, वो कैसे करेगा? वो अपनी रिट चलाएगा। ठीक हो गया। स्टेट का ऑर्डर आजकल वो चल रहा है, ये SIR वगैरह चल रहा है, इंटेंसिव रिवीजन वगैरह चल रही है। ठीक है जी। बड़े बड़े सीएम इस देश के बोलते थे कि ये नहीं चल रहे, इसको नहीं चलने देगा, हम यहाँ पे दोंगा कर देगा। ठीक है जी। रमा रमा खोमा खोमा। ठीक है, चुपचाप मान लिया फिर। क्यों क्यों मान लिया? क्योंकि इट इज द रिट ऑफ द स्टेट, नॉट स्टेट ऑफ द वेस्ट बंगाल, बल्कि यूनियन ऑफ द स्टेट की बात हो, यहाँ पे देश की बात हो। ठीक हो गया। रेड चलती भैया। कोई एक एरिया इसके अंदर बेसिकली रेड कॉरिडोर के बारे में सुना किसी ने? रेड कॉरिडोर, तभी तो पाकिस्तान वाला बांग्लादेश रेड क्लिफ की बात नहीं। ये वाला कह रहे हो क्या, ये जो बांग्लादेश वाली बाउंड्री? नहीं, कॉरिडोर का मतलब बाउंड्री नहीं। कॉरिडोर का मतलब राहदारी होती है, बस गलियारा। हाँ रेड कॉरिडोर नहीं सर, सुना तो है यार। ठीक है। एक समय पर देश में वामपंथियों का एक सपना था, ठीक है ना, कि हम यहाँ पे रेड कॉरिडोर निकाल रहे हैं पूर्वोत्तर को, ठीक है ना, पूर्वोत्तर को और बाकी देश को काटने का पूरा का पूरा एक षड्यंत्र बना दिया गया था। ठीक है जी। अब रेड कॉरिडोर बोला जाता है बेसिकली, नीचे कुछ वो शायद नीचे कौन से पशुपति है, नीचे कौन है? सेवन स्टेट को बोल जाता है सर। नहीं, नीचे साउथ में एक महादेव है कोई, रामेश्वरम, रामेश्वरम है। और इधर जो है यूपी में ये, या फिर काठमांडू में कौन से सर महादेव है? काठमांडू में तो बड़े भगवान है, पशुपति। पशुपति है। पशुपति से रामेश्वरम तक एक रेड कॉरिडोर बनाने का सपना देखते, सपना पालते थे। ठीक है जी, कि हम इस देश को काट देंगे, दो टुकड़े कर देंगे। ठीक हो गया, सिंपल हो गया, डन। पता नहीं क्यों बता रहा था मैं आपको। अब क्या है, स्टेट ने एक ऐसी सरकार आ गई, ठीक है जी, जिसके अंदर विल पावर ही बहुत है। ठीक है जी। उसकी सरकार के अंदर इन वामपंथी ने बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने क्या करा, पूरी की पूरी एक CRPF की कंपनी जा रही थी, कंपनी के ऊपर आतंकवादी हमला कर दिया। उसके बाद तो स्टेट ने आओ देखा ना था, ठीक है जी, जहां जहां ये मिल रहे हैं सफाया करना शुरू कर दिया। जब वामपंथी को ये लगा कि भाई साहब अब इस देश में तो वामपंथ चलने वाला है नहीं, ठीक है जी, हमने बहुत प्रोपेगेंडा फैला लिया, अब तो नहीं चलेगा। ठीक है जी। अब क्या है, उन्होंने लगातार हथियार भी डालने शुरू कर दिए। अब तो डेट भी आ गई, मार्च 2017 में खत्म हो गया। ठीक है ना, कब तो दिसंबर 26 की बात कर रहे थे। ठीक है जी, अब तो और नजदीक हो गया। ठीक है, अब गिने चुने कुछ एक जिले बच गए हैं, जिसके अंदर प्रमुख जिला तो बस्तर में तो खत्म ही हो गया। अब हौसले टूटे, अब खत्म हो जाएगा, मार्च से पहले डिक्लेयर कर देंगे। तो सर ठीक ये हो गया? बिल्कुल ही मर जाएंगे सारे सर। ये नहीं, मरने की आवश्यकता नहीं इनको, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, वामपंथी की विचारधारा है नक्सली ना। नक्सली, ठीक है ना, ये विचारधारा है, ये वो बाद की बात हो, फिर करो, बहुत बड़े कंसेप्ट हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में पूछना। ठीक है ना, वामपंथ खलीफे होते हैं, जो भी नेचुरल ऑर्डर चल रहा होता है उसकी खिलाफत करते हैं। लेकिन सर का जो रूलिंग उसके एक अलग चलेंगे। हाँ, ये अलग चलेगा। वामपंथ से मैंने नाम देखे सर, वो तो सारे हिंदू नाम से लगते हैं। हाँ, तो क्या हो गया, कोई भी आप मतलब क्या हो गया? हाँ, आप लोगों का दुश्मन को हिंदू ही है, ठीक है ना, एवरीबॉडी नोज अबाउट द मुस्लिम्स, एवरीबॉडी नो अबाउट द क्रिश्चियंस। ठीक है जी, कौन उनके साथ दोस्ती करता है? कोई भी नहीं करता। हिंदू करेगा नहीं, लेकिन हिंदू हिंदू के साथ तो कोई दोस्ती करेगा? उसको कीड़ा हो सकता है सुलेमानी, हाँ नक्सल सारे है हिंदू ना, हैं। उसको तिलिस्मी में कीड़ा हो गई। ठीक है ना, छोड़ो, आओ उधर आगे। अब देखो क्या है, स्टेट ने क्या चलाया, स्टेट ने अपनी रिट चलाई। ठीक है ना, अच्छा इतनी हिम्मत होगी कि हमला करेंगे। ठीक है जी, ऑर्डर दे दिया सीआरपीएफ वालों को, जो है हथियार पहुंचा दिए। ठीक है जी, कि जहां मिले इनसे कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई बातचीत नहीं। ठीक है ना, हमने सोचा था इंसानियत के लेवल पे ये बात करेंगे, लेकिन ये बात नहीं कर रही है, तो बकवास कर रहे हैं। ठीक है जी, ये सरेआम जो बेगुनाह को मार रहे हैं। ठीक है जी, बस्तर की जिले की कहानी आती है, अखबार में छपती होती है, पढ़ना, ये कैरिकुलम में भी शामिल होगा। ठीक है जी, सिर्फ क्योंकि आपकी विचारधारा नक्सलवादियों से या वामपंथियों से नहीं मिलती है, तो क्या करते हैं, आपका बच्चा उठाया, ठीक है जी, सरिया डाला, ठीक है जी, भाला डाला, ठीक है जी, आंख के ऊपर भुना और वहीं बैठ के खा लिया उनके सामने।
ठीक है जी। गांव मिला, गांव की विचारधारा नक्सलवादियों से नहीं मिलती, वो शांति प्रिय लोग हैं, ठीक है जी। क्या करा, सरपंच को पकड़ा, पूरे परिवार को उसके सामने काटा, पूरा गांव नक्सलवादी बन गया। जबरदस्ती वहां से लड़कियां उठा ली, ठीक है जी। लड़कियों पर देखो ये ही काम हो, ये जो देखते होते ना, ये इतने हिटमा मारो, इनका कोई काम नहीं होता, ठीक होगा ना, ये सिर्फ चार्म के लिए होती है, ठीक है ना। डर ये वामपंथ की विचारधारा है, मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरी तरफ से, मैं अपनी तरफ से कुछ बड़ा चढ़ा के नहीं बता, सर इसके ऊपर तो कसरत की मूवी भी बनी है सर, वो प्रोपेगेंडा मूवी। बहुत बुरा है। चलो डन हो गया। स्टेट ने क्या चलाई, अपनी रेट चलाई। रेट स्टेट जो है अपनी रेट 5 प्रकार से चलाता है। कैसे, हैबियस कॉर्पस लिखो जरा। हाँ जी, HABEAS हैबियस कॉर्पस, CORPUS कॉर्पस, मैंडेमस MANDAMUS, नंबर 2 मैंडेमस MANDAMUS। कोई बात नहीं, स्पेलिंग जिस हिसाब से लिखना चाहते हो उस हिसाब से लिखो, कोई बात ठीक कर लेना। और प्रोहिबिशन नंबर 3, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो, QUO, क्यू वारंटो, वारंट लिख के और ओ लगा दो पीछे। और नंबर 5 सर्टी ओरारी, सर्टी ओरारी लिखना, CERTITORY। ये 5 तरीके से रीड आती है। हाँ जी, 5 प्रकार से सरकार जो है, देश जो है, अपना आदेश का पालन करवाता है। क्या लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करें उसके ऊपर? नहीं सर, नहीं होगा सर, नहीं होगा। लिमिटेशन एक्ट तो अवॉइड होनी है। लिमिटेशन एक्ट देश को नहीं रोक सकता, ठीक है जी। SRA पढ़ोगे इसके बाद, SRA ने इस देश की गति को रोक के रखा, ठीक है जी। 65 साल इस देश की गति को रोक कर रखा, ठीक है ना। फिर 2018 में अमेंडमेंट आई SRA के अंदर, बहुत बड़ी अमेंडमेंट आई, ठीक है जी। वो अमेंडमेंट आते ही देश की प्रगति का रास्ता खुल गया, ठीक है ना। जब SRA आएगा तब आपको बताओ क्या करा सरकार ने, ग्रिड चला दी। सरकार के पास क्या पावर थी, लॉ बनाने की पावर थी, सरकार ने लॉ बना दिया। सर जैसे ये लोग बनाते होंगे, बात करते हैं, जो बन के आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह के अंदर, तो सारे जज एडवोकेट ही तो नहीं, जज नहीं बनाते, पार्लियामेंट बनाती। पार्लियामेंट में जज तो बैठते होंगे सर। जज सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का। नहीं, उनको कहाँ से नॉलेज है लॉ बनाने की? तो बिल्कुल बिल्कुल, देखो लॉ की नॉलेज होना अलग बात है, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज होना, कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉ, नो। नहीं है सर, लोग कहाँ हैं? कॉन्स्टिट्यूशन तो ये पता चलेगा कि लॉ कैसे बनाना, ठीक है ना। कानून बनाने का काम सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट का और विधायिकाओं का है, और किसी का काम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, हाई कोर्ट का काम नहीं है ये, ठीक हो गया। सर ये भाई ऐसे पूछ रहे जैसे अमित शाह है, वो खुद तो कुछ आता नहीं, हाँ, वो वही बढ़ पूछ रहा रहा है है। ये। हाँ ऑब्वियसली, अब वो फाइबर के बारे में, फाइबर के बारे में अब मुकेश अंबानी को थोड़ी ना पता है, हाँ जी, हाँ ये कुछ ठीक है ना। अब वो क्या है, वो नीचे उसने बंदे बनाए हुए हैं, ठीक है ना। अब लॉ कुछ बनाना होता है तो लॉ कमीशन अपॉइंट कर देती है पार्लियामेंट, हाँ ठीक है ना। लॉ कमीशन के अंदर जज होता है, एडवोकेट वगैरह होते हैं। जूरिस्ट होते हैं जो बहुत सारे। रिटायर्ड जजेस। हाँ लॉ कमिश्नर कौन होता है, जनरली वो रिटायर्ड जज होता है। सर एक तरीके से जूरिस्ट ही हो गया ना फिर। हाँ हाँ, जूरिस्ट बन जाते हो, क्योंकि लॉ बनाने का काम जूरिस्ट ही करते हैं, वही तो सर। ठीक हो गया। अब आगे आ जाओ, ये लिख लिया, रेट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। सर खाली जस्ट थोड़े होते हैं, मतलब कोई भी हो सकता है ना, बड़ा बहुत कोई सारे, भी बहुत हो वो सकता है। ऑब्वियसली खाली जज थोड़ी ना होगा, अब जज थोड़ी ना घर पे जाके दरवाजा खटखटाएगा, ये तो कॉमन सेंस की बात इस है। तरीके का लोग ना उस फील्ड से रिलेटेड सारे लोग हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, एडवोकेट भी हो सकते हैं, बट एडवोकेट ही होंगे ऐसा मैं नहीं कह रहा, केवल जजेस ही होंगे और सुप्रीम कोर्ट के ही जज होंगे, केवल रिटायर्ड ही होंगे, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा, ठीक है। बट ये कॉमन सेंस की बात है। मान लो आप एक एक्टिंग जज है, उसको वहां से उठा के लॉ कमिश्नर बना दोगे तो फिर हो गया काम। 5 करोड़ 70 लाख की पेंडेंसी, फिर उसके साथ न्याय नहीं होगा। चलो क्या कह नेक्स्ट पॉइंट लिखो जी। ये लो जी, पॉइंट बना लो। ए और बी, ए ने बी को लोन दे दिया है, कितना, 1 लाख। चलो 1 लाख का लोन बना दो, ठीक हो गया। कब दिया है, 1 जनवरी
2024। ठीक है जी, बताओ 1 जनवरी 2026 को केस डाल रहा है, बताओ डाल सकता है? रिकवरी का, रिकवरी का। सर 1 जनवरी 2024 को उसने लोन किया सर। यस नो, 2 वोट आ गई, नो। सर सर बिल्कुल डाल सकता है सर। यस, काट दो यहाँ से। डाल सकता है सर, उस लोन दिया है ना, लोन के दिमाग लगाया करो। हाँ जी, डाल सकता है हर्ष। डाल सकता है, पहला आर्टिकल है, पहले आर्टिकल से सवाल पूछ रहा हूँ। ठीक हो गया जी, चलो मैं फैक्ट चेंज कर देता हूँ। 1 जनवरी 2023 को लोन दिया है, 1 जनवरी 2026 को केस डाल रहा है। डाल सकता है? यस नो, यस नो, यस सर। यस डाल सकता है। नो, नो हर्ष। वह यस, क्या सर? क्यों यस नो? सर देखिए, उसने उसने लोन दिया है उसको, वो तो के वो जा सकता है सर, मतलब कि लोन उसको नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, तब की बात है ना सर। आप बहुत इंटरप्रेट करते हो संदीप जी। हाँ जी, लो बताया करो। लो तो सर यस। जब आप चैम्बर में बैठोगे ना, तो आप वहां बैठकर लो नहीं बनाएंगे, आप ऑलरेडी लो जो बना हुआ उसको प्रैक्टिस करोगे, ओनली प्रैक्टिस सर ये करोगे। डाल सकता है सर। वही पूछ रहा हूँ, कैसे डाल सकता है? सर आपके टाइम पर्सनल ओपिनियन की बात नहीं पूछ रहा हूँ, अगेन मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, मैं आपके पर्सनल ओपिनियन की बात नहीं कर रहा हूँ। सर उसमें टाइम है ना सर। नहीं, कैसे? सर उसमें लिखा कहाँ हुआ लिखा है टाइम पीरियड? आर्टिकल 1 देखो जरा, आर्टिकल 1 खोलो, कब से लिखा हुआ है? 3 कॉलम है। ये सीख लो चीजें, कितनी बार चेक करोगे? इसी में फंसे रहोगे क्या? हाँ सर, ठीक है सर इसके पास। तो अप्लाई अप्लाई भी तो करोगे। हाँ जी, करंट अकाउंट में 3 साल। The closure of the year in which the last item admitted or proved is entered in this account। ठीक है, जब एडमिट किया गया, हाँ भाई मेरी देनदारी है, उससे 3 साल गिनोगे आप। ठीक है जी, देनदारी कब से होगी? जब से आपने पैसे दिए तभी से देनदारी होगी। ठीक है जी, 3 साल गिनोगे। इसी कारण से गिनती आपको पढ़वाई थी, गिनती किस हिसाब से करनी है बताओ? 1 जनवरी से 1 साल गिनोगे, अगले साल की 1 जनवरी, 31 दिसंबर। ठीक है जी, यही गिनोगे आप। एक दिन का डिले हो चुका है, कोई केस फाइल नहीं होगा। अब 1 जनवरी 2023 से 3 साल गिनने हैं। 1 जनवरी 2026 नहीं, 31 दिसंबर 2025। 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2023 एक साल, 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2024 दूसरा साल, 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2025 ये कल परसों का। ठीक है जी, तीसरा साल कंप्लीट। कब आया केस? 1 जनवरी 2026 को। लिमिटेशन बार हो चुका है। ठीक है, चलो ये याद रखनी है और प्रैक्टिस करनी है। ये चीजें प्रैक्टिस करोगे तभी होगा ये। ठीक है ना, अनटिल अपने आप को फुंसुक वांगड़ू समझोगे, वो बात अलग है। फुंसुक वांगड़ू भी आजकल जेल में ही है। चलो, जब से जेल में शांति है, वहां आग लगाई हुई थी जेल में। हाँ, असली में देयर इज नो फुंसुक वांगड़ू। ठीक है ना, ई द कैरेक्टर इज एक्चुअली इंस्पायर्ड बाय द कैरेक्टर, जो भी हो अपने आप को, जो भी साइंटिस्ट वगैरह बोलता है। हाँ जी, करता है वो, सुपर पावर पाकिस्तानी तारीफ करता है। पाकिस्तान में नहीं करता है सर वो। हाँ चलो जी, आगे आ जाओ। तो सर को फांसी दे देनी चाहिए सर, है ना? नहीं, फांसी नहीं देनी चाहिए। लो नहीं है संदीप जी, आपकी अपनी पार्लियामेंट अलग से चलती रहती है। चलो जी, आगे आ जाओ। अब मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है? चलो बड़े ध्यान से, मैं तीसरा फैक्ट मैनिपुलेट कर रहा हूँ। ए ने बी को लोन दिया है 1 जनवरी 2020 को। ठीक है, सिंपल है। चलो
अच्छे गहरे दोस्त हैं या व्हाट्सएवर जो भी है, मैं इसके ऊपर नहीं जाता, ठीक है ना। चलो ये देखो, 1 जनवरी 2024 को या फिर ये लो 31 दिसंबर 2025 को, ताकि ये सवाल ना बढ़े अननेसेसरी, इसलिए मैंने दो डेट आपको दे दी, ठीक है ना। ए ने लोन दिया बी को, ठीक है ना। बी जो है प्रॉमिस कर लेता है, भाई मैं तुझे ये उधार दे दूंगा, उधार वापस कर दूंगा इंटरेस्ट के समेत या फिर व्हाट्सएवर, इंटरेस्ट या वाइस सर्विस, ठीक है जी, व्हाट्सएप, ठीक हो गया। ये लो जी, और एक प्रोनोट पे लिखा है, हाँ, सही तो पैसे बहुत आते हैं। ठीक हो गया। प्रोनोट पे यानी ये कागज पे लिख के साइन करके दे दिया, ठीक हो गया, सिंपल। चलो ये प्रोडक्ट पे क्या लिखा है कि इतने को दूंगा भाई मैं जो हूँ तुझे 1 लाख रुपया दे दूंगा, ये 31-25 तक हाँ। ये mention हम्म? इस तारीख को लिख के दिया उसको। या तो 1 जनवरी 2024 को या फिर 31 दिसंबर 2025 को, ठीक है ना। इस तारीख को, इस तारीख पे देखो, अगर कागज पे तारीख नहीं लिखोगे तो फिर कैसे बोलेंगे, हाँ, फिर तो चलो जिंदगी भर का हो जाएगा तो क्या। ठीक हो गया, नहीं जिंदगी भर का नहीं होगा। हाँ जी, तारीख तो लिखनी पड़ेगी। डन हो गया। यानी तारीख है, तारीख का अननेसेसरी सवाल मत लाना, तारीख है इसके ऊपर मेंशन, अपने हिसाब से देख लेना, 1 जनवरी 2024 की तारीख मानते हो इसके ऊपर या 31 दिसंबर 2025 की तारीख मानते हो, व्हाट्सएवर, इट इज अप टू यू, ठीक है जी। चलो अब क्या है, ए ने केस फाइल कर दिया है, ठीक है जी। केस फाइल करवा रहे हो या नहीं, ऊपर के सवाल नहीं थे, ऊपर के तो कोई सवाल नहीं था, ऊपर का तो लो था, सवाल अब ये रिकवरी करवाओगे। नहीं, एक बार ऐसा करो, कोई मुझे दोबारा से बताना, मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसने क्या लिखा है कि मैं 31/12/2025 को रुपए दे दूंगा। इसने बोला कि मेरी देनदारी है, मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। कब दूंगा, ये डेट का डेट मतलब कुछ बताइए उसने। नहीं हैं? नहीं, कोई डेट नहीं बताई। करवाएंगे। इसने केस, आज की तारीख है 2 जनवरी 2026 को ए ने केस फाइल कर दिया। ये ध्यान रखना, यहां से टेक्निकलिटी शुरू होती है लिमिटेशन एक्ट की। सर ये नहीं करवाएंगे सर। नहीं करेगा, चलो जी, 2 यस 2 नो, हाँ जी बताओ क्या लगता है, यस नो, नो, हर्ष कराओगे, ठीक है जी, वाई यस, यस वाई, सर क्योंकि जिन दिनों में भी कोरोना हुआ हाँ तो उनका जैसे लिखा हुआ है टोटल डिमांड विद इन द पार्टी ध्यान रखो, जो प्रो नोट आया है, जो प्रो नोट आया है वो लिमिटेशन पीरियड बीतने के बाद आया है। तो वहां से 3 साल में है ना सर फिर करोड़ से 3 साल उधार कब दिया था, पिछले 2020 2020 में 1 जनवरी 2020, 3 साल गिनना है यहाँ से। सर 3 साल में कब क्यों 31 2023 तक हो जाएंगे 3 साल। नहीं नहीं 20 22 31 दिसंबर 22 यही तो गिनती गिननी है, 31 2000 भी तो गिनो, सॉरी 2020 भी तो गिनोगे। 1 जनवरी 2020 को दिया है लोग, तो पूरा एक साल 2020 का, फिर अगला 2021 का, तीसरा 2022 का, ठीक है जी। 31 दिसंबर 2022 को 3 साल कंप्लीट हो गए हैं। प्रो नोट कब लिख कर दे रहा है, स्पेसिफिक डेट एक मैंने बताई आपको, 1 जनवरी 2024 को या फिर परसों, इच्छा, ठीक हो गया, डन। तो सर वो श्योर तो कर रहा है फिर इस हिसाब से पुराना के सूट टाइम बार्ड हो चुका है, ये सर तो सर फिर उस प्रॉब्लम की कोई वैल्यू नहीं रहेगी पहले
पहले स्टेप बाय स्टेप आओ। मैं तो यस पूछ रहा हूँ, यस पैसे दिलवा सकते हैं उसको, बट मुझे रीजन चाहिए। सर 25 के 3 सेक्शन 25 का 3, शाबाश, वेरी गुड। हालांकि नो बोला है विकास ने। सेक्शन 25 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट स्टार लगा लेना। लिमिटेशन एक्ट, सॉरी टीएलए, टीएलए 1963 is not applicable on section 25 of ICA 1872। देखो जरा स्क्रीन पे लिख दिया। देखो जरा सेक्शन 29 का 1, नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बस बात ठीक हो गया। सेक्शन 25 में यदि कुछ आ गया तो लिमिटेशन एक्ट उस पे नहीं आएगा। सेक्शन 25 के 3 में स्पेसिफिक प्रोमिस है, जनरल प्रोमिस नहीं है। क्या प्रोमिस है? टाइम बार प्रोमिस टू पे ए टाइम बार्ड डेट। ठीक है जी, ध्यान रखना। सेक्शन 25 के 3 में अगर ये सूट फाइल कर रहे हो आप, ये जो आप सूट फाइल कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है जी, ये रिकवरी सूट नहीं है, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है जी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे डला? सर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इनकम ने कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद भी उसने उसको रुपये नहीं दिए, इसलिए डला है सर। वो अपने उसने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया सर। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? सर जो पैसे देने वाला सर। कौन सा? 1 जनवरी 2020 वाला क्या सर? कॉन्ट्रैक्ट कौन सा? 1 जनवरी 2020 वाला? यस सर, 1 जनवरी 2020 वाला सर। 1 जनवरी 2024 या 100 वाला, ये वाला प्रोमिस, ये प्रोमिस बन गया कि ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया सेक्शन 25 वाला? हाँ बन गया सर। कैसे? सर इसमें प्रोमिस भी है, कंसीडरेशन भी है और राफुल ऑब्जेक्ट भी है सर। कंसीडरेशन सर वो रुपये देगा, इंटरेस्ट देगा, म्यूचुअल इंटरेस्ट है सर। कंसीडरेशन, फिर वही बात है, कंसीडरेशन किस तरफ से किस तरफ जाता है? प्रोमिस से प्रोमिस। मैं आपको प्रोमिस कर दूंगा तो कंसीडरेशन कैसे जाएगा? कंसीडरेशन आपकी तरफ से आएगा। बिना कंसीडरेशन के कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक है जी, इस प्रॉमिस के अंदर, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसीडरेशन क्या है? यस, इसी कारण से सेक्शन 25(3) की पूरी लैंग्वेज क्या है? प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार डेट। इसमें पास्ट कंसीडरेशन क्या है? डेट। कुछ उलझा हुआ नहीं है, देयर इज नथिंग उलझा हुआ, मैं सिर्फ लिंक कर रहा हूँ। एक चीज बताइए, जैसे हम प्रोविजन नोट आप हमारे पास केस आते हैं सर, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। आप पूछो कोई बात नहीं। नोट बना के दे दिया 7 महीने की, भाई मैं आपको 3 लाख रुपये ना 2020 से लेकर 2024 तक दे दूंगा। सर वो 2024 नहीं, 24 तक नहीं देता है, उसके लिए तो बाद केस करेंगे ना, इससे पहले कर सकते हैं। देखो, टाइम बार्ड होता है, ये पॉइंट ऑफ टाइम होता है, ये डिस्क्रिशन नहीं है। एक ही दिन पे हो जाएगा टाइम बार्ड अगर होना है तो। इसमें कोर्ट की डिस्क्रिशन या म्यूचुअल कंसेंट कुछ नहीं चलता इसमें। पीरियड ऑफ लिमिटेशन लॉ ने आपको बताया है, पार्टीज बैठ के डिसाइड नहीं करेंगी। अच्छा, ठीक हो गया। हालांकि सेक्शन 18 जो है इसी एक्ट का सिंपल ये बोल रहा है। अब लेट्स से सिंपल आपको बता देता हूँ, ज्यादा लंबी डिबेट हो जाएगी। बस क्या है कि मेरा एक तरीका होता है कि भाई 1 2 3 करके सीखना चाहिए। ठीक है ना, गिनती अगर सीखनी है तो 1 2025 2 लाख 3,000 ऐसे नहीं सीखी जा सकती। आप 0 से 1 2 3 करके ही शुरू करो। ठीक हो गया जी। सेक्शन 18 में सिर्फ इतना लिखा है कि कोई डेट दे रखा है और उसकी जो भी मियाद चल रही है, इस मियाद के अंदर अंदर अगर एक्नॉलेजमेंट दे दे वो, ठीक है ना, अगर वो एक्नॉलेजमेंट दे, हाँ भाई मैं देनदार हूं भाई तेरा, ठीक है ना, 3 साल की मियाद होती है,
3 साल के अंदर अंदर अगर वो एक्नोलेज कर लेता है तो जिस तारीख को, जिस डेट को वो एक्नोलेज करेगा उस तारीख से एक फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन शुरू हो जाएगा। 1 जनवरी 2020 को लोन दिया ए ने बी को, यस सर। ठीक है जी। अब बी जो है वो एक्नोलेजमेंट लिख कर दे देता है कब? 31 दिसंबर 2022 को। लिमिटेशन पीरियड के अंदर ही अपनी एक्नोलेजमेंट दे रहा है, ठीक है ना। 31 दिसंबर 2022 से अब एक फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन शुरू हो जाएगा अगले 3 साल तक के लिए। ये एक बिल्कुल अलग सर्कमस्टांस, बिल्कुल अलग मुहूर्त है। यहाँ पर जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो एक्सटेंड हो गया है। क्यों? क्योंकि टाइम बार्ड हुआ ही नहीं। लेकिन अगर एक बार भी टाइम बार्ड हो गया फिर कुछ नहीं, कितने प्रोनोट लिख के देते रहो। अच्छा, एक बार 3 साल हो गए। ये लो जी, देखो अब बी कितना चतुर है, कितना चालाक है। इसने अभी 31 तारीख को पहुंच गया बी ए के पास, सॉरी ए बी के पास, ठीक है ना। अब वो बी बोलता है यार क्यों 1 साल में क्यों वो करे यार, आज तो चल आज तो पार्टी करते हैं, बैठ। उसके सामने जो है वो पौवा धर दिया, ठीक है जी, और वो घूम गया, ठीक है जी। अब ये क्या है, 1 जनवरी को लिख कर दे रहा है प्रोनोट। 1 जनवरी 2023 को प्रोनोट लिख के दे रहा है, जा मैं तेरा देनदार हूं, ठीक है जी। कोई फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन नहीं होगा शुरू, क्योंकि सूट हैज ऑलरेडी बीन कन्वर्टेड इनटू टाइम बार्ड, ठीक हो गया। इसी कारण से ये पॉइंट ऑफ टाइम होता है। इसी सेक्शन था आपने इसी में बता दिया। इसी में ही ठीक है, ठीक। दो सेक्शन आएंगे इसके अंदर, 17-18 दो सेक्शन आएंगे, ठीक है जी। बट अगेन उसमें टेक्निकलिटी में मत जाओ, दिमाग घूम आके पलटी मार देगा, धोबी पछाड़ देगा। सेक्शन 17-18 सामने लिखा होगा और पकड़ नहीं पाओगे क्या लिखा है, ठीक है। ठीक हो गया। इसलिए जितना सिखाया जा रहा है घर पे जाके होमवर्क करो। मैं कह रहा हूं ये डैश का डैश, ना घर का ना घाट का, वो वाला हाल हो जाएगा, बता रहा हूं मैं, ठीक है जी। ना सीपीसी के रहोगे, ना कॉन्ट्रैक्ट के रहोगे, ना एसआरए के रहोगे, ना सिविल के रहोगे, ठीक है। सिंपल। क्रिमिनल के एडवोकेट देखे हैं, थानों में जी हजूरी कर देगा तो क्रिमिनल के एडवोकेट की प्रैक्टिस चल जाएगी। सिविल के एडवोकेट को तो दिमाग लगाना पड़ेगा, और इजी नहीं है थानों में जाके चक्कर काटने, ठीक है। जब नया साल गया था जाके एक महंगा खम्मा देना, ठीक है जी, खुश करना, ठीक हो गया। क्रिमिनल केसेस में लगता है तो जाके- नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं लगता उसमें, सिर्फ तो मर्डर से जाके लाना सर किसी और- नहीं, नो नॉट सेटिंग लो। ऐसा है, कहाँ तुम क्या कौन सी क्या देख रहे हो भैया? ये देखो, मतलब पुलिस ने सेटिंग तो करनी पड़ती है वैसे। पुलिस में चलेगी क्या? एविडेंस में क्या क्या बातें कर रहे हो? एविडेंस प्रूव करने पड़ते हैं सर। एलएलबी की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी एलएलबी की सर, इसकी सर जर्मन में तो बड़ी खतरनाक है सर। जर्मन तो है ही नहीं, और कोई भी है जो सी वो बड़ी खतरनाक है। ना, कोई भी आती होती नहीं है। वो, लेवल तो वैसे कुछ है। लेवल लेगेज मीटिंग में ऐसे कुछ है सर। नहीं ये वहीं से आ रहे ख्याल, ये जैसे जो भी ख्याल आते हैं ना, ये फिल्मी हो जाएगा और वो हो जाएगा। सर, बताओ कैप्टन अमेरिका है? कैप्टन अमेरिका नहीं है सर, देखता ही नहीं वो। लेगेज मीटिंग में ऐसे कुछ है सर, वैसे ठीक, सही है कहने का। अगेन भाई हाइपोथिकेशन में मत जाया करो, हाइपोथिकेशन सत्यानाश कर देगी दिमाग का। हाइपोथिकेशन जो है, मैं अभी तो तुमको एग्जांपल दे रहा हूँ, धोबिया कुत्ता ना घर का ना घाट, और हाइपोथिकेशन और लग गई, ठीक हो गया। सिंपल है हिसाब किताब। चलो आगे आ जाओ। हेडिंग बना लो, शेड्यूल। आओ आज शेड्यूल पढ़ते हैं। शेड्यूल पढ़ के और फिर आज आपको लेक्सिस और लिमिटेशन के बीच में फर्क करवा देता हूँ, केस लो करवा देता हूँ, फैक्ट्स बता देता हूँ। निकालो अपने अपने बैरक में शेड्यूल। रवि लिखाई क्यों नहीं करी कर रहे हैं? ठीक है, लिख रहे हो ना? अब खत्म नहीं हुआ तुम्हारे एग्जाम? यही बात।
चलो देखो जरा शेड्यूल के ऊपर क्या लिखा है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन, POL। ध्यान रखना, POL आपके दिमाग की इजाद नहीं होनी चाहिए। आज के बाद पीरियड ऑफ लिमिटेशन की जब आप बात करोगे तो फिक्स है, जो लिखा हुआ वही, ऐसे हो गया था वैसे हो गया, चाहे गोली लागी हो, कुछ हो गया हो, ठीक है, चाहे ब्रह्मांड उथड़ पुथड़ हो गया हो, ठीक है ना, महादेव ने अपना तीसरा नेत्र खोल लिया होगा, पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल नॉट बी चेंज, सिंपल। ठीक हो गया, सिंपल। चलो जी, हमारे सौरमंडल का फेल स्टार जो है वो स्टार बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पीरियड ऑफ लिमिटेशन चेंज नहीं होगा, वो 3 साल है, फिक्स है। जिस तारीख से ये घड़ी चलनी शुरू होगी, टिक टिक शुरू होगा, ठीक है जी, बम एक निश्चित डेट पे फटेगा, उसी डेट पे ही फटेगा। उससे पहले अगर रोक सकते हो तो रोक लिया, नहीं रोक सकते तो वो तो फटेगा भैया, ठीक है। ज्यादा इमोशन मत होना, न्यूज का नुकसान हो गया, जिसका नुकसान है वो देखेगा। ठीक हो गया। क्या कर रहा था भाई उस समय पे, बताओ। एक वो लिखवाइए, तुमको मैगजीन लिखवाइए, 2 बेसिक मैगजीन लिखवाई मैंने आपको। हाँ जी, बताओ, लैटिन में बताओ। नहीं, लैटिन में बताओगे, लैटिन बताओगे, बिल्कुल खतरनाक की। नंबर 1 इंटरेस्ट रिपब्लिका उचित फिनिश लिथियम। नंबर 2 विजिलेंटिबस नो डोरमेंटिबस सबवेनिएंट, जुरा सबवेनिएंट, ठीक है जी, सिंपल। दोनों के दोनों क्या कह रहे हैं, जिस समय उसको फाइट करना चाहिए था वाज एक्चुअली स्लीपिंग ओवर हिज राइट, और अब चाहता है कि कोर्ट उसको बचा ले। कोर्ट कैसे बताएगी भैया, कोर्ट उसकी न्याय उसकी मदद करेगा जो अपनी मदद करना चाह रहा है, ठीक है ना। गलती से कोई डूब रहा तो बचाया जा सकता है, जिसने मरना है और मरने के लिए डूब रहा है उसको नहीं बचाया जा सकता, उसके साथ मरना पड़ेगा। जो खुदकुशी के इरादे से कूदा है पानी में, ठीक है जी, उसको नहीं बचाया जा सकता, है ना। उसको उठाया जा सकता है जो सो रहा हो, जो सोने का नाटक कर रहा हो, उसको नहीं उठाया जा सकता। ठीक हो गया। चलो देखो जरा, सी सेक्शन 2J एंड 3, सिंपल। चलो आगे आ जाओ, सेक्शन 2J देख लो जरा। ये हमें क्या है, सी सेक्शन 2। यस, सर ये मुझे कहां से तो दिया है, छोटी बात है। संदीप जी आप कहीं और होते हो, कहाँ पढ़ा रहा था मैं? ये देखो इसके नीचे लिखा तो हुआ है, तो विजुलाइज करो ना, डेफिनेशन क्लोज में आओ, ओपन सेक्शन 2J, पीछे 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 जी, पीछे पीछे, आगे 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 आगे, सेक्शन 2 पे आ जाओ। पेट फाड़ोगे संदीप जी आप मेरा, मुझे लग रहा है मेरा पेट फाड़ दोगे आप। हाँ जी, पीरियड ऑफ लिमिटेशन, कोई बात नहीं, बढ़ जाएगी आदत, ठीक है ना। ये किस्मत है अपनी अच्छी, ये दूसरा ही बेरक ये टकरा गया, ठीक है ना। ये दिमाग के जो भी बंद दरवाजे हैं उनको खोल देगा, ठीक है ना। और अगर ढंग से मेहनत कर दी तो 1 महीने में वकील के जैसे लगभग सोचने लग जाओगे। ये पता लग जाएगा कि भाई ये सूट आया है, ये क्लाइंट मेरे पास आया है, इसका सूट बनता भी है कि नहीं बनता है, इसका सूट डलेगा भी कि नहीं डलेगा, पता लग जाएगा, ठीक है ना। देखो क्या लिखा हुआ, पीरियड ऑफ लिमिटेशन मतलब द पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो कि प्रेस्क्राइब्ड है, अंडरलाइन करो, प्रेस्क्राइब्ड मतलब क्या होता है, प्रेस्क्राइब्ड का जिसका वर्णन किया गया, वर्णित है, जो वर्णन कौन करेगा, एक आदमी करेगा या लॉ इटसेल्फ, द लेजिस्लेशन या लॉ इटसेल्फ, डन। लॉ ने कहा कर दिया, आओ जरा पढ़ते हैं। प्रेस्क्राइब्ड फॉर एनी सूट अपील और एप्लीकेशन बाय द शेड्यूल, अंडरलाइन 1 2 3, सूट अपील एप्लीकेशन क्या रिट है, नहीं, इसी से ही पता लग गया कि शेड्यूल जो हो रिट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं। ठीक है जी, एंड प्लस लगाओ एंड के ऊपर, और प्रेस्क्राइब्ड पीरियड, और इसमें क्या इंक्लूड हो रहा है, प्रेस्क्राइब्ड पीरियड। प्रेस्क्राइब्ड पीरियड क्या है, मतलब वो वाला पीरियड ऑफ लिमिटेशन जिसको कंप्यूट करना पड़ेगा, लिमिटेशन कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। और जब कभी भी कंप्यूट करने की बारी आएगी, गिनती करने की बारी आएगी ना, इस पीरियड ऑफ लिमिटेशन को किसकी गिनती करोगे, POL की गिनती करोगे, किसके थ्रू, PP के थ्रू। और PP में गिनती कैसे करोगे, जो प्रोविजन इस एक्ट में लिखे हो,
सेक्शन 4 से लेकर 24 तक जो भी कैलकुलेशन का हिसाब किताब दिया गया है उसके अकॉर्डिंग गिनती करोगे, और गिनती करने के बाद जो शेष भाग शेषफल आएगा उसको प्रेस्क्राइब्ड पीरियड बोलेंगे, उसको पीरियड ऑफ लिमिटेशन नहीं बोलेंगे। ठीक हो गया? सिंपल, स्टार लगा लेना 2J पे। वेरी इंपॉर्टेंट। बता रहा हूं वही, इसलिए स्टार लगा लिया। चलो देखो जरा बड़े ध्यान से देखो जी, पीरियड ऑफ लिमिटेशन बहुत सिंपल है, जो कि प्रेस्क्राइब्ड है, प्रेस्क्राइब्ड एज शेड्यूल इन द लिमिटेशन एक्ट 1963। यानी ये जो आप शेड्यूल्स देख रहे हो, ठीक है, ये क्या है? ये है पीरियड ऑफ लिमिटेशन। दोबारा से विजुलाइज करो, विजुलाइज करो, शेड्यूल विजुलाइज करो। सबसे ऊपर क्या हेडिंग लिखी हुई है? POL। ठीक हो गया? सिंपल है। आज के बाद POL बोल दूं या फिर पोल बोल दूंगा? ठीक हो गया? डन, सिंपल। चलो, लेकिन क्या बोल दिया कि देखो पीरियड ऑफ लिमिटेशन लिख तो दिया है, लेकिन अगर इसको आपको समझना है या इसको प्रैक्टिस करना है तो आपको प्रेस्क्राइब्ड पीरियड क्या है, PP, सिर्फ और सिर्फ लिमिटेशन के पर्सपेक्टिव से PP बोल रहा हूं, और PP का मतलब तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी हो सकता है। ठीक हो गया? डन हो गया? यानी अगर इसको प्रैक्टिस करना है तो प्रेस्क्राइब्ड पीरियड को समझना बहुत जरूरी है। प्रेस्क्राइब्ड पीरियड क्या होता है? प्रेस्क्राइब्ड पीरियड होता है जब कभी भी POL को कंप्यूट करना पड़े, उसकी गिनती करनी पड़े, उसकी गणना करनी पड़े, तो जो भी प्रोविजंस हमारे लिखे हुए हैं लिमिटेशन एक्ट में सेक्शन 4 से लेकर 24 तक, उसके अकॉर्डिंग जो है हम गणना करेंगे, और गणना करने के बाद जो क्या कहूं, शेष भाग है, शेषफल, शेष भाग नहीं, शेषफल ना, ठीक है, शेष भाग तो भाग करने के बाद होता है ना, शेष फल जो आएगा, शेषफल समझते हो ना, रिमाइंडर, उसको हम प्रेस्क्राइब्ड पीरियड बोलेंगे, उसको हम POL नहीं बोलेंगे। यानी घाट बात करने के बाद, गुणा भाग करने के बाद जो पीरियड हमारे पास बच के आएगा, ठीक है जी, उसको पीरियड ऑफ लिमिटेशन नहीं बोलेंगे, उसको हम प्रेस्क्राइब्ड पीरियड बोलेंगे। ठीक है? ये युग का यूं आ जाता है। ठीक है? गुजरात जैसी स्टेट में तो 2 नंबर की डेफिनेशन में आ जाएगा, लिखो, एग्जैक्ट लिखनी पड़ती है। ट्रस्ट की डेफिनेशन पूछ लेते हैं, गुजरात में तो स्पेसिफिक आती है। कई बार लेंथी करना होता तो वो क्या कर देते हैं, बेरेक्ट दे देंगे, लिखो, मतलब बेरेक्ट सेक्शन बता देंगे, ये लिखो, ठीक है ना, बेरेक्ट नहीं देंगे, ठीक है ना, लिखो, और एग्जैक्ट लैंग्वेज लिखनी पड़ती है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, स्पेसिफिक लिखना पड़ता है। ठीक हो गया? डन। आओ जरा इसको एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं। ये लो, पीरियड ऑफ लिमिटेशन भाई उधार करना है, वापस करना है, कितना? 3 साल। ठीक है? आर्टिकल 1 है ये याद, ये शेड्यूल ध्यान रखना, ये शेड्यूल पढ़ने पड़ेंगे, किसी भी स्टेट में चले जाना, शेड्यूल से आते हैं क्वेश्चन। हाँ यही, ये सेंट्रल एक्ट है, ध्यान रखना, ये स्टेट का, हमारी स्टेट का नहीं है, ये देश का कानून। ठीक हो गया? चलो देखो अब क्या हुआ। एक जनवरी 2020 को जो है लोन दिया। ठीक हो गया? कितना पीरियड था? मैं अगेन बार बार रिपीट नहीं करूंगा, इसको इसकी हैबिट बनाना भैया, गिनती करने। ठीक है ना? मैं लास्ट की जब क्लास होगी, ठीक है ना, 5-1 मिनट फिर दोबारा से गिनती का सवाल पूछ लूंगा, क्योंकि बच्चे अभी नए भी बैठे हैं, ठीक है ना, गिनती गिना लें, कोई बात नहीं, बट ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक हो गया? चलो चलो, ये देखो क्या हुआ, 31 दिसंबर 2022 को एक्नॉलेजमेंट दे दिया, ACKW कर देता हूँ बस, डबल डॉट लगा दिया। ठीक हो गया? एक्नॉलेजमेंट राइटिंग में दे दी। ठीक है? दोबारा से गिनो, 1 जनवरी 2023 से 3 साल गिनो। ये लो जी, 31/12/2023,
25 डन सिंपल। चलो केस फाइल करना चाहिए था सही लो जी, लेकिन कोर्ट का ऑफ था 31 दिसंबर का ऑफ था, लिटरली ऑफ था। यस नो संदीप जी कोर्ट बंद थी 31 दिसंबर यस को। सर, ठीक 1 तारीख तक। चलो फिर कब कब फाइल करना चाहिए था, 1 तारीख को कर देता। ये लो जी 1 जनवरी 2026 ऑफ थी उस दिन भी, उस दिन भी ऑफ था। आज डालेगा ये। अब देखो पीरियड ऑफ लिमिटेशन पीओएल को कंप्यूट करना पड़ेगा। जनरली तो सीधा सिंपल कोर्ट क्या समझेगी भाई, कोर्ट तो ये पूछेगी हाँ जी लोन कब दिया था जी, ठीक है। अब वो वादी बोलेगा जी मैंने तो 1 जनवरी 2020 को लोन दिया था, भाई टाइम बार डेटा निकल जा। साहब ये लो 31 दिसंबर 2022 एक्नॉलेजमेंट है, शाबाश ठीक है जी। कब की है 31 दिसंबर 2022 की, तो आप पीरियड ऑफ लिमिटेशन कब से गिनना शुरू करोगे, 1 जनवरी 2023 से गिनना शुरू करोगे। यस सर, ठीक है ना सिंपल। क्यों, क्योंकि इसी एक्ट के अंदर ये लिखा है पहला दिन जो होगा, जो रिकॉर्डिंग डेट होगी, जिस दिन से शुरू हो रहा है मामला, उस दिन को हम गिनते ही नहीं करेंगे, उस दिन को हम छोड़ेंगे। हमें तो नहीं पता ना रात को 8 बजे किया हो तो उस दिन एक्नॉलेजमेंट अगर रात को 8 बजे लिखी सारा दिन गया, समझ पा रहे हो ना, तो निकाल ही दो पहले, उस अगले दिन पे करते हैं। तो 1 जनवरी 2023 से गिनना शुरू करोगे, 1 जनवरी 2023 से 3 साल गिनोगे तो कितना हो गया 31 दिसंबर 2025 को। अभी भी टाइम बार्ड है जी, बिल्कुल टाइम बार्ड है जी। लो जी सेक्शन 5 की एप्लीकेशन लगा रहा हूं, ऑफ था जी। सेक्शन 4 की एप्लीकेशन लगा रहा था, लगाऊं जी, ये लो सेक्शन 4 की लगा लेते हैं। एक्सपायरी ऑफ प्रेस्क्राइब्ड पीरियड व्हेन कोर्ट इज क्लोज्ड, जिस दिन पीरियड ऑफ लिमिटेशन खत्म हो रहा है, एक्सपायर हो रहा है पीरियड ऑफ लिमिटेशन, उस दिन ऑफ था। ठीक है ना, देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ, फटाफट पढ़ देता हूँ, दिखाई दे रहा है ना। हाँ 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 कुछ हो चाहे कोरोना हो गया हो, वो एक बार अगर पीरियड ऑफ लिमिटेशन चल पड़ा तो चल पड़ा। कोर्ट आपसे ये नहीं पूछेगी कि भाई तू 1 साल पहले क्या कर रहा था, कोर्ट तो लास्ट दिन पूछेगी भाई लास्ट दिन क्या कर रहा था, उस दिन का हिसाब किताब करेंगे। बिल्कुल तो टाइम मिल जाएगा, सेक्शन में देगा सर लॉकडाउन में। देखो अगर लॉकडाउन 3 साल के 3 साल चल पड़ा तो जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक पीरियड ऑफ लिमिटेशन, उसके बाद 1 दिन आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि मान लो भाई 3 साल जो है लॉकडाउन लगा रहा, ठीक है जी, और लास्ट वाले दिन भी लॉकडाउन लगा तो अगले 3 साल के लिए फिर मिल जाएगा आपको, नहीं, अगला दिन एक ही दिन मिलेगा आपको, एक ही दिन मिलेगा, एक ही दिन मिलेगा आपको। 3 साल वो नहीं मिलेगा। हो तो गया पीरियड ऑफ लिमिटेशन लिखा तो गया। नहीं नहीं समझा मैं, जैसे मान लो कि पहले एक बार इसको कर लेते हैं, फिर सवाल ले लो, पहले एक बार इसको कर लो, ठीक है ना, पहले एक सवाल को कंप्लीट करो फिर करते हैं। देखो क्या लिखा हो, नंबर सेक्शन नंबर 4 पढ़ रहा हूँ। वेयर द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड फॉर एनी सूट अपील और एप्लीकेशन एक्सपायर्स ऑन द डे व्हेन द कोर्ट इज क्लोज, जब कोर्ट क्लोज था उस दिन एक्सपायर हुआ पीरियड ऑफ लिमिटेशन। द सूट अपील और एप्लीकेशन मे बी इंस्टीट्यूटेड प्रेफर्ड और मेड बाय द डे व्हेन द कोर्ट रीओपन, जिस दिन कोर्ट रीओपन होगा उस दिन फाइल हो जाएगा। इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि जिस दिन पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सपायर हो रहा था उस दिन कोर्ट ऑफ थी तो अगले 3 साल के लिए फिर नहीं, पीरियड ऑफ लिमिटेशन फिक्स है, अगेन फिक्स है वो, चाहे कुछ हो गया हो, चाहे चंद्रमा धरती से टकरा गया हो, अगर कोर्ट बच गया तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन वही है। वैसे सर नॉर्मली तो सर लोग 1-2 महीने पहले कर देते हैं, लास्ट दिन देखो मेरे पास वो तो देखो पार्टी के ऊपर है, ठीक है ना, सही, जिस वकील के पास गए उस वकील की बात है, लेट से उस वकील को कुछ नहीं आता, ठीक है ना, नुकसान करवा दिया, दूसरे के लिए कर दिया होगा, भरे बड़े ऐसे ही बड़े, ठीक है जी, डन हो गया हिसाब किताब सिंपल। अगेन दोबारा से फ्रेश पीरियड नहीं चालू होगा, समझ गया सर। ठीक हो गया ना। और ये कैसे पता चल रहा है, ये आपको कैलकुलेट करके पता चल रहा है। अब इस केस के अंदर देखो आपको कितना पीरियड मिल गया, सोचो, इसमें सर हमें 3 साल 2 दिन मिल गए, 6 साल 2 दिन, 6 साल मिल गए सर। देखो सोचो, नहीं सर जितने वो उनसे फ्रेश से नहीं लेंगे, लोन कब दिया था 2020 में दिया था सर। तो वहां से गिनोगे या फ्रेश पीरियड लिमिटेशन से गिनोगे,
6 साल हो गए टोटल 25-31 तक आते हैं। 6 साल 2 दिन मिले, हाँ 6 साल 2 दिन। ठीक है जी। ये कंप्यूट करके मिले हैं आपको, हाँ और कैसे कंप्यूट किया इसके अंदर लिखा हुआ है। चलो ये तो क्लोज वाला 2 दिन तो आपको सेक्शन 4 से मिल गए, ठीक है ना। आओ जरा एक बार ये जो आपको 3 साल एक्स्ट्रा मिले हैं एक्नॉलेजमेंट वाले, वो कहाँ मिले हैं एक बार देख लेते हैं जरा। ये लो जी, इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग सेक्शन 18, ये है। ठीक हो गया। सिंपल एक लाइन पढ़ रहा हूं मैं, ए फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी कंप्यूटेड फ्रॉम द टाइम व्हेन द एक्नॉलेजमेंट वाज सो साइंड, ठीक हो गया। पीरियड ऑफ लिमिटेशन तो फिक्स है, यस नो, ठीक है ना। बट वाया सेक्शन 18 आपको फ्रेश पीरियड ऑफ 3 साल मिल गया, तो जोड़ोगे आप 3 साल प्लस 3 साल 6 साल ये होगी, और 2 दिन आपको सेक्शन 4 में मिल गए। तो कंप्यूट करने के बाद आपने कंप्यूट किया, कंप्यूट का मतलब कंप्यूटर मत सोचना, कंप्यूट का मतलब कंप्यूट गणना की बात हो रही है, कैलकुलेट किया सर। हाँ गणना की बात हो रही है, ठीक है ना। कंप्यूट करने के बाद कितना पीरियड आया, 6 years 2 days, ठीक है ना, सही। ये कंप्यूट करने के बाद जो पीरियड आया है ये, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रेस्क्राइब पीरियड। इसको पीरियड ऑफ लिमिटेशन नहीं बोलोगे आप, क्यों, कैसे आया है, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन आया है। कौन कौन से प्रोविजन आपने पढ़े, सेक्शन 18 रीड विद 4, 5 आ गए तो 5 6 7 8 9, ये सारे 4 से लेकर 24 तक यही है, ठीक हो गया, सही। बस इतना याद रखना है, अगर गलती से भी या फिर इंटेंशनली व्हाटसएवर अगर आपके मुंह से निकला है पीरियड ऑफ लिमिटेशन, तो भाई साहब इसके बाहर मैं सुनूंगा नहीं। पीरियड ऑफ लिमिटेशन का मतलब वो जो शेड्यूल में लिखा गया है, ऐसे हो गया था नहीं, नो, गलत हो गया सवाल, ठीक हो गया। अगर मुंह से बोलोगे प्रेस्क्राइब्ड पीरियड तो फिर एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे मेरा, अन्यथा नहीं करेंगे हम, डन। क्योंकि डेफिनेशन दे दी है लेजिस्लेशन ने, लो आ गया हमारे पास, ठीक है ना। ध्यान रखना, जिस चीज की डेफिनेशन हो तो हम कौन है भाई, हम अपने डेफिनेशन, अगर हम अपनी डेफिनेशन देने लग जाए तो हम लेजिस्लेशन तो ऊपर हो गए भाई। लेट से अगर ये गलती जज साहब कर दे कोर्ट में बैठ के, तो नौकरी पे कुछ कुछ घूम जाएगा, तो सर आगे कंप्लीट हो जाती है ऐसे। गया, टाटा बाय बाय, अच्छा बिल्कुल, ठीक है जी। सिर्फ सिविल कोर्ट थोड़ी ना है, क्रिमिनल कोर्ट भी है। नहीं आज मेरा मूड खराब है, फांसी पे दे दो इसको। समझ पा रहे हो ना, लो लिखा हुआ है किसके अंदर किस ऑफेंस के लिए उसको फांसी की सजा होगी, किस ऑफेंस के लिए उसको फांसी की सजा नहीं हो सकती। यू आर नो वन टू मेक द लॉज, जज हो आना किया आप, ठीक है जी। हम तो केस डिस्कस करते होते हैं, ठीक है जी, 2 मिनट में। और जितने सीनियर लेवल पे जाओगे एडीजे सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। चलो जी एमएससी का तो मान लेते हैं, उसको तो घंटे देना, क्या करेंगे भाई, आ जाए तो ट्रेनिंग पे आ जाए, ठीक है, उसको ट्रेनिंग को बुला लेंगे, सस्पेंड कर देंगे उसको 6-7 महीने के लिए, ठीक है जी। लेकिन अगर एडीजे है, एडीजे के पास तो ज्यादा पावर है, वो तो फांसी भी लगा सकता है। मान लो वो कर दे किसी को, नौकरी गई उसकी, सस्पेंशन नहीं है उसका। तो सुप्रीम कोर्ट तो कोई भी पनिशमेंट दे सकता है, ना ऐसे जिसकी आप इंटरप्रिटेशन वगैरह करवा सकते हो, सिर्फ वही कर सकते हो, ठीक है ना। अगर कोई जज ऐसा गलत फैसला दे दे, किसी को गलत फांसी दे दे, तो गई नौकरी, तो उस पे कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं करेगा, किस पे, जज पे, उसका काम है सजा देना। सर उसने गलत सजा दी था, गलत कैसे, तो गई। गलत कैसे, नहीं सर आप कह रहे सर उसने नहीं, फैसला सजा तो ऑफेंस की होती है, मैं तो वही पूछना चाह रहा हूँ, गलत कैसे। सर मतलब सजा छोटी होती नहीं वो नहीं कोई नो इफ नो बट, ठीक है जी। देवा की अदालत 5 बजे ऐसा कुछ किया, ऐसा कुछ किया, अगर उसने ट्रायल चलाया है, अगर उसने प्रॉपर जजमेंट दी है तो बस ठीक है, सर वो अपील कर लेगा। आपने अभी तो कहा कि जॉब चली जाएगी, लेकिन जॉब चली जाएगी उसके बाद केस ही बन सकता है, नहीं, सिर्फ जॉब जाएगी। ओनली जब जाएगी, वो भी जब जाएगी जब वो हायर अथॉरिटी उसका फैसला करेगी। जिस आदमी को फांसी की सजा होगी वो क्या करेगा, वो नौकरी खा लेगा जज की, नहीं, वो तो अपील करेगा हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट वाले देखेंगे, अरे वाह ये तो कमाल कर रहा, नीचे बैठा हुआ एडीजे, ठीक है जी, चोरी के केस में फांसी की सजा, वाह, ठीक हो गया, समझ पा रहे हो ना। फिर उसको बुलाएंगे, आजा भैया, आजा भैया, राजा भैया,
बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है। लाइफ लाइफ ये अगले की तो परिवार खत्म हो गया। ठीक होगा। लाइफ सर्विंग की जॉब है, हाँ। लाइफ टेकिंग की जॉब नहीं है। जजेस आर द जजेस नॉट द अंडरटेकर्स। कबर खोदने वाला अंडरटेकर भी वो अंडरटेकर वो आप फिर ले वो नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अरे सर कहाँ से कबर खोदने वाले होते हैं? हाँ। सही नाम बताओ सर। कबर वही रहता। हाँ, डन हो गया। सिंपल हो गया हिसाब किताब। पीरियड ऑफ लिमिटेशन और प्रेस्क्राइब पीरियड अलग अलग है भैया, मिक्स नहीं करोगे अब। ठीक है सर। ठीक है ना। चलो हाँ जी, आप पूछो क्या पूछो। चलो ये था। आओ शेड्यूल को देखो जरा। शेड्यूल की हेडिंग बना ली, ठीक है जी। पहला पॉइंट बनाओ, इट इज पीरियड ऑफ लिमिटेशन। Since it is prescribed by the legislation. Mentioned as first part of section 2J. The first part of Section 2J. ठीक हो गया। सेक्शन 3 के दर्शन कर लो, सेक्शन 3 भी दिया हुआ है। अरे नहीं चिंटू, ये नहीं लिखा हुआ, देखो जरा। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेन इन सेक्शन 4 से लेकर 24 इंक्लूसिव एवरी सूट इंस्टीट्यूटेड अपील प्रेफर्ड और एप्लीकेशन मेड आफ्टर द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड। यहाँ पर प्रेस्क्राइब्ड पीरियड के बारे में लिखा हुआ, यहाँ पर जिक्र है शैल बी डिसमिस्ड। ठीक हो गया। अब सेक्शन 3 की ट्रू इंटरप्रिटेशन क्या बोल रही है? सेक्शन 3 की ट्रू इंटरप्रिटेशन ये बोल रही है कि कोर्ट को डिसमिस करते समय अगर टाइम बार्ड, यदि कोर्ट किसी भी सूट अपील और एप्लीकेशन को यदि टाइम बार्ड कर रही है और उसके भी पे डिसमिस कर रही है, तो उसको ना ही सिर्फ पीरियड ऑफ लिमिटेशन का ध्यान रखना पड़ेगा, अपितु प्रेस्क्राइब्ड पीरियड का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जनरली जैसे आपको केस बताया, अब जैसे आप पूछ रहे हैं भाई 2020 में लिया था लोन, तो आप कैसे मांगने आ रहे हो? आप ये तो डिसमिस हो चुका है, टाइम बार्ड हो चुका है। नहीं नहीं जज साहब, फिर 31 दिसंबर 2022 को ये देखो जी एक्नॉलेजमेंट आ गई, चलो जी ठीक है, अगले 3 साल मिल गए, ये लो जी 31 दिसंबर 2025 को फिर टाइम बार्ड हो गया। नहीं जी डॉक्टर साहब कह रहा हूँ, नहीं जी जज साहब, बेसिकली क्या है, देखो 31 तारीख की तो छुट्टी थी, ठीक है जी मान लिया, 1 तारीख की छुट्टी थी, ठीक है जी, हाँ लाओ एडमिट कर लेते। आओ अब आपके केस के अंदर कुछ मेरिट्स हैं कि नहीं है उसकी बात कर लेते हैं, एडमिसिबल है कि नहीं है। टाइम बार्ड तो है नहीं, क्यों? प्रेस्क्राइब्ड पीरियड के अंदर आ गया। प्रेस्क्राइब्ड पीरियड कितना था स्पेसिफिक केस के अंदर? 6 साल 6 साल 2 दिन। ठीक है, अगर आप जस्टिफाई कर सकते तो करो। बिल्कुल दिक्कत हो जाए सर, बिल्कुल। प्राइवेट लोन लिया कभी? नहीं सर, वो सरकार का लिया। बैंक लोन कभी वो 5 घंटे में लोन कुछ वो नहीं दे सकते। किया है? जब जाओगे तो पता क्या लेंगे आपसे? क्या लेंगे? ब्लैंक चेक। आप बैंक के पास लोन के लिए जाओगे तो वो चेक बुक अप्लाई करवाएगा आपसे, और उसके 3-4 चेक पाड़ के ब्लैंक चेक अपने पास रख लेगा। सर वो कैसे चेक लेते हैं? नहीं, ब्लैंक चेक लोन की बात कर रहा हूँ जी, अकाउंट खुलवाने के लिए नहीं। ठीक है जी, इसका मतलब क्या है? ठीक, एक्नॉलेजमेंट जरूरी थोड़ा ना कि हर बार यार लिख के दे दे, ना लिख के दे तो फिर ठीक है ना, फिर क्या करेगा बैंक? ब्लैंक चेक है, कोई डेट वगैरह कुछ नहीं है, अपने हिसाब से तारीख भरेगा। तारीख कौन सी भर लेगा? 31 दिसंबर 2022 की तारीख भर लेगा। ठीक हो गया ना। और वो चेक पे लग के, क्योंकि साइन ब्लैंक चेक तो सिर्फ साइन साइन होते हैं उसके ऊपर, उसको लगा देगा। ये भी एक्नॉलेजमेंट के अंदर आ जाता ब्लैंक चेक जैसे होता है, उसकी डेट तो नहीं होती। इधर कई बार ऐसा होता है कि है, डेट भरनी पड़ेगी। डेट भरनी पड़ेगी ना सर। कई बार ऐसा होता है तो चेक वो अपने आप एक्सपायर हो जाते हैं सर, नए चेक इशू हो गया तो वो चेक की तो वैल्यू नहीं रहती। हाँ ऐसा होता है ना, ऐसा होता फिर है। वो चेक तो ब्लैंक चेक है सर। बस वो साइन वाला है, अदरवाइज नहीं हो, क्या सर? अदरवाइज नहीं है, साइन वाला हो। तो साइन वाले की हमेशा वैल्यू रहती है, बिल्कुल। चाहे वो एक्सपायरी हो जाए बैंक के हिसाब से।
नहीं, कैसे एक्सपायर होगा? सर जैसे कई बार नई चेकबुक हुई तो पुरानी चेकबुक की वैल्यू नहीं नहीं है। नहीं, ये अगेन 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 हाइपोथेकेट कर दिया आपने। आपने हाइपोथेकेट कर दिया। आप मेरे पास आए, मैं हूँ बैंकर, आप मेरे पास लोन लेने के लिए आए, ठीक है जी। मैंने आपसे 4 जो है वो ब्लैंक चेक ले लिए, आपके साइन करवा के रख लिए, ठीक है जी। हर एक चेक के ऊपर मैंने जो है लास्ट डे ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन था उसकी डेट डाल दी। आप मेरे पास 2020 में आए, मैंने 31 दिसंबर, पहले चेक के ऊपर 31 दिसंबर 2022 की तारीख डाल दी, दूसरे चेक के ऊपर मैंने 31 दिसंबर 2025 की तारीख डाल दी। अगला 3 साल गिनो जरा, 31 दिसंबर 2027। सर ये 27 ठीक हो गया। 3 चेक थे, मैंने तीनों पे डेट डाल के उसी समय लगा के रख ली, एक्सपायर होगी। कभी भी एक्सपायर नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। नहीं होंगे, ठीक है। कर चुके हैं। ब्लैंक चेक तो सर बहुत ही रिस्पांसिबिलिटी होती है ना। बिल्कुल, हर किसी को नहीं दिया जा सकता, हर किसी को नहीं दिया जा सकता सर। ठीक है ना। लेकिन या अगर लोन लेना है आपने बैंक से, या तो भाई साहब कोई चीज मॉर्गेज करोगे आप, या प्लेज पे रखोगे कोई चीज, ठीक है ना। वरना सिक्योर डेट नहीं रहेगा, सिक्योर डेट नहीं रहेगा तो भाई साहब वो आपको चेक काट के देगा ही देगा। सर वो देना। गांव की प्रॉपर्टी मांग लेते हैं सर के लिए। हाँ, अगर वो है ना तो आपसे चेक साइन नहीं करवाएगा, चेक नहीं करवाते। फिर नहीं करवाएगा वो चेक से, ठीक है ना। क्योंकि मॉर्गेज के ऊपर तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन बहुत ज्यादा है। इमोबल प्रॉपर्टी आ गई, 30 साल लिमिटेशन पीरियड है, ठीक है ना। वो मियाद ज्यादा लंबी लंबी होती है उनकी। यस ठीक है। ठीक हो गया। चलो जी, वापस आ जाओ जरा, शेड्यूल के ऊपर आ जाओ। क्या पॉइंट बनाया आपने? सर ये डिस्क्राइब पीरियड था सर, उसकी आपने डेफिनेशन नहीं की। ठीक हो गया। रीड विद सेक्शन 3, मुझे लिखा है रीड विद सेक्शन 3 कर लो। नेक्स्ट पॉइंट, इसी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट बनाओ, नंबर में डालना, ठीक है ना। इसी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट बनाओ। इट परटेन्स 3 कॉलम्स। शेड्यूल, इट परटेन्स 3 कॉलम्स, ठीक है जी। 3 कॉलम का घर पे जाके नाम लिख लेना। पहला कॉलम क्या है? डिस्क्रिप्शन ऑफ सूट, ठीक है ना। पीरियड ऑफ लिमिटेशन दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम टाइम फ्रॉम विच पीरियड बिगिंस टू रन। डिस्क्रिप्शन ऑफ सूट पहला से दूसरा सर। संदीप जी ये घर पे जाके ये लिखना, मैं आपको ये कह रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक पहला कॉलम कौन सा होगा? डिस्क्रिप्शन, दूसरा पीरियड ऑफ लिमिटेशन, तीसरा टाइम फॉर विच पीरियड बिगिंस। ठीक हो गया, डन। नेक्स्ट, इसी के अंदर ही नेक्स्ट पॉइंट बनाओ। इट प्रोवाइड्स 3 डिविजन्स। ठीक हो गया, है ना। ये वो रिजल्ट वाली नहीं है, कभी एप्लीकेशन का मूल ही ना रहे 3rd डिवीजन में, आप इनको नहीं पढ़ते, सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसमें जाते हैं। ठीक हो गया, ठीक है ना। अब इसको घर पे जाके लिखोगे। फर्स्ट डिवीजन में क्या है? सूट। सेकंड डिवीजन में क्या है? अपील। थर्ड डिवीजन में एप्लीकेशन। ये लिखोगे आप, ठीक हो गया। इसके साइड साइड में ये जो आर्टिकल्स है वो भी लिखोगे। आर्टिकल 1 से लेकर फलाना फलाना, ये फर्स्ट डिवीजन में है। ये आर्टिकल फलाने से लेकर फलाना फलाना, ये डन हो गया। ये लिखेंगे आप स्पेसिफिक, सही। नेक्स्ट पे आ जाओ। पढ़ाई भी करनी 5 मिनट तो लगा लो उसमें, वैसे ही बहुत कम पढ़ पा रहे हैं आप ही लोग। 2 दिन में ये इसका इंट्रोडक्शन खत्म हो जाता था, ठीक है ना। चौथा दिन जाएगा स्पेसिफिक जाएगा, क्योंकि लेचिस तो हमने किया ही नहीं अभी तक। ठीक होगा। हाँ, इसके बाद जो है लिखो, नेक्स्ट पॉइंट बना लो। टोटल आर्टिकल्स, मतलब इसी के अंदर ही नेक्स्ट पॉइंट है। टोटल आर्टिकल्स 1 से लेकर 137, 1 to 137, TO2 1। ठीक हो गया। सर ये हम आर्टिकल भी बोल देते हैं, शेड्यूल भी बोल देते हैं। शेड्यूल तो ये पूरा का पूरा है, पूरा का पूरा शेड्यूल इस आर्टिकल लिस्ट को शेड्यूल बोल रहे हैं। इसके अंदर जो आइटम्स हैं उनको आर्टिकल बोलते इसको आर्टिकल बोलते हैं। ठीक है सर, हैं। ठीक हो गया जी। ठीक। चलो देखो जरा, घर पे जाके जो होमवर्क आपने निपटाना है, इस शेड्यूल के अंदर आपने वो वाला आर्टिकल लिखो जरा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी के अंदर, द आर्टिकल विद द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ लिमिटेशन। 2 लाइन छोड़ देना, खोज के लिखना, नंबर मत लिखना। आपको पता होना चाहिए किस चीज के लिए वो अपील में है, एप्लीकेशन के अंदर है, सूट में है। सूट है तो कौन सा सूट है वो, अपील एप्लीकेशन तो कौन कौन सी। ठीक हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट बना लो इसी के अंदर ही,
आर्टिकल विद द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ लिमिटेशन, लॉन्गेस्ट 3 साल का है। नेक्स्ट पॉइंट बनाओ, आर्टिकल्स विद द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ लिमिटेशन या फिर आर्टिकल्स विद द 30 इयर्स लिमिटेशन। जितने भी आर्टिकल्स है लिखो सारे, नेक्स्ट है आर्टिकल 30 30 ईयर वाले। 30 ईयर वाले कितने सारे लिखने हैं। सर 12 ईयर्स का भी तो है। सर सारे ओवर का सर लॉन्गेस्ट नहीं है वो, लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट क्या होता है, सबसे लंबा। चलो डन हो गया, सही। शॉर्टेस्ट वाला एक है या अनेक है, सर एक है, सिर्फ एक है, आपको पता होना चाहिए। यस ठीक हो गया, डन। मैं ये नहीं कह रहा कि 30 दिन का पीरियड जो है वो शॉर्टेस्ट नहीं होता, शॉर्ट नहीं होता, बट इट इज नॉट द शॉर्टेस्ट, इट इज अवेलेबल इन द शेड्यूल। डन हो गया, सिंपल है, सही, फिक्स हो गया। चलो लिखो जरा नेक्स्ट, इसी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रेज्यूडरी आर्टिकल्स। इसके अंदर 2 रेज्यूडरी आर्टिकल्स हैं, RES RESIDUARY, रेज्यूडरी। ठीक है जी, कितने, एक है, 2 हैं या 3 है? 2 आर्टिकल ऐसे हैं जो रेज्यूडरी हैं। रेज्यूडरी का मतलब जैसे एक सूट के अंदर है क्या, कि कोई ऐसा सूट जो अदरवाइज इस लिस्ट के अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन अगर उसका सवाल आ जाएगा तो उसके वो भी लिमिटेशन पीरियड से बाहर नहीं है, उसके ऊपर कितना है, 3 साल का है। ऐसी एप्लीकेशन के लिए, ठीक है ना, सिंपल। 113 137 आर्टिकल देखोगे और लिखोगे और याद भी रखने हैं। ध्यान रखना, लिमिटेशन करते समय 2 बर्डन होते हैं, एक ये शेड्यूल अलग से याद करना पड़ता है अपने को, ठीक है जी, और सेक्शन तो है ही है। टेक्निकलिटी तो यूं लगा लो कि आज सिर्फ आपको झलक दिखाई है, ठीक है ना, ये फाड़ेगा तुम्हारा, चिंता मत करो, ठीक है। हाँ आओ जरा बेरेक्ट में, ठीक है, या तो बेरेक्ट पे अंडरलाइन कर लो, वरना सीधा सिंपल इसमें पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट बना के कर लेना, क्योंकि शेड्यूल से बाहर आ चुके हैं, ठीक है ना। जनरल आउटलुक पे नेक्स्ट पॉइंट बना लेना। ये 36वां एक्ट है 1963 का, 1963 की लोकसभा का उस साल का ये पास किया हुआ 36वां एक्ट है। ठीक हो गया, सिंपल। नीचे देखो फिर इसके राइट साइड में 5 अक्टूबर 1963, ये क्या है, प्रेसिडेंट की असेंट की डेट है, 5 अक्टूबर 1963। ये रहे 5 इस दिन साइन हो गए थे प्रेसिडेंट साहब के, वो इसी दिन बना था, हाँ इस दिन, मतलब ये पास हो गया, पास ठीक हो गया। अब ये अप्लाई कब हुआ है, पहला पेज देखो जरा, पहले पेज के नीचे, ठीक है जी, ये देखो मेरे पे तो नंबर 2 का पॉइंट है, तो क्या ये क्या कब अप्लाई हो रहा है, फर्स्ट जनवरी 1964 केम इनटू फोर्स कब का है, हाँ 1 जनवरी 1964 को है जी, ठीक है जी। और सिक्किम के लिए ध्यान रखना, इसके अंदर 2 डेट आती हैं, सिक्किम के लिए है ये 1 सितंबर 1984, 2 डेट है, अलग अलग स्पेसिफिक करोगे, लिखना चाहते हो लिख लेना, अगर बेरेक्ट में आपको अंडरलाइन करना है तो बेरेक्ट के अंदर अंडरलाइन कर लेना। देखो पॉइंट लिखा होगा ऐसे, ये देखो 1 जनवरी 1964 आ गई, और उसी के ठीक नीचे 2 लाइन नीचे 1 सितंबर 1984 आ गई, मिल गया। सिक्किम के लिए बाद में हुआ है कि भाई क्यों, तो कितनी बातें बड़ी हो गई, एक जनवरी, ठीक है ना, ये आ गया, ये सर उसमें जब सर अरे आप जो पंचायत नाली से रिपोर्ट कह रहे हो, इसमें से जम्मू एंड कश्मीर भी था उसमें, हाँ एक्सेप्ट लिखा हुआ है, मतलब एक्सक्लूडेड है, हाँ पर अब तो सब लागू है। हाँ, ये पहले भी था, इनडायरेक्टली जाता था पहले। अच्छा क्या सिविल केस नहीं हो रहे थे, हाँ रणबीर पैनल कोड था, ठीक है ना, कोई रणबीर सिविल कोड भी था क्या, ठीक हो गया, डन। 2019 में स्टार दिख रहा है आपको सेक्शन 1 में, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया,
वन को देख लेते हैं नीचे जरा। द वर्ड एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ओमिटेड बाय 34 एक्ट ऑफ 2019। डन। सिक्किम में तो इतना बाद में सोचो जरा, कॉमन सेंस है, सोचो सिक्किम सोचो। बाद में वो लड़के वो इंक्लूड हुआ था। सिक्किम बाद में इंक्लूड हुआ है। हाँ। सिक्किम के साथ डिस्प्यूट था चाइना के साथ था ना। ना, सिक्किम के पीपल्स के साथ था, चाइना के साथ था। हमारी गवर्नमेंट ने बाद तो ये में कोई स्टेट है ना सर, अपनी जो लास्ट के से लगते नहीं इंडियन है ना सर। नो, दे आर मोर इंडियन देन अस। अच्छा, एक ही वही कट्टर तो नहीं है सर, क्या मानते हैं? हमसे कहीं ज्यादा कट्टर है। अच्छा, ठीक है जी। यहाँ के इतने सारे लोग ये एक बार घुसा के तो दिखाओ वहाँ, एक ही वही नाश्ता बना के खा जाएंगे वो। एक स्टेट का सीएम बोल रहा है कि गर्दन कैसे काटते हैं हम बताएंगे तुमको। ये तो सही है। ठीक है ना।